हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सलमान अनवर खान वाली चैनल में आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत है। बच्चों आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही छोटा सा वन शॉट लेके आए हूं। ठीक है, ये आपका लिविंग वर्ल्ड के बाद ये दूसरा चैप्टर है जो कि बहुत ही छोटा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिविंग वर्ल्ड से तो बहुत ही ज्यादा हाई वेटेज रखने वाला ये चैप्टर है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, जिससे हर साल एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो जरूर आते हैं। और ताजुब और अच्छी बात यह है कि सब कुछ एनसीईआरटी से, इनफैक्ट पूरा का पूरा बायोलॉजी का पेपर ये एनसीईआरटी से होता है। लेकिन ये जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इसमें जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो एआर बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, मैच द फॉलोइंग बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट। अब इस चैप्टर को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो अब अभी तक अगर आपने मेरी पुराने वन शॉट्स नहीं देखे तो किस बात का वेट है यार, जाइए फटाफट से ओल्ड वन शॉट्स देखिए। ठीक है, मेरे वन शॉट्स जो मैंने डाल रखे हैं जाके फटाफट से उन वन शॉट्स को देखिए और पढ़ाई करना शुरू कर दिए, वरना तो अभी नहीं करोगे तो लेट हो जाएगा। ठीक है, अब आपको उंगली पकड़ के मैं चला नहीं सकता, अब आपको खुद से दौड़ना है। यू हैव टू बी सेल्फ मोटिवेटेड। अब आपको खुद से दौड़ना है, खुद से भागना है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे सिर्फ ऊपर से वीडियो देख के छोड़ दे रहे, नहीं भाई, यू हैव टू वॉच दिस वीडियोस फुल। ठीक है, मैंने कुछ वीडियो 4.5-5 घंटे के बनाए, कुछ 3 घंटे के, कुछ 2 घंटे के। तो बेटा ये जो वन शॉट्स हैं, ये जितने भी मैंने वन शॉट बनाए आपकी भलाई के लिए बनाए, आपकी मेहनत के लिए बनाए, ताकि आपको कम मेहनत करनी पड़े, आपको बस नोट्स लिखना पड़े। बस आपको क्या करना है बच्चों, जा जाके उसको नोट्स को पूरा कवर अप करना है और खुद से सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग इज देयर, यू जस्ट हैव टू राइट इट डाउन बाय योरसेल्फ। ठीक है, खुद से बस लिखो और पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, एकदम सेल्फ सफिशिएंट नोट्स है। और आज के ये जो वन शॉट है बच्चों, उसमें थोड़ा सा मैं अलग भी क्या करने वाला हूं, मैं आपके साथ में एक इस तरीके से एनसीईआरटी भी लेके आऊं। ठीक है, मैं इस तरीके से आपके सामने एनसीईआरटी भी लेके आऊं जिसमें मैं हाईलाइट करूंगा चीजों को। ठीक है, आई विल बी हाईलाइटिंग द थिंग्स सो दैट यू कैन गो अहेड एंड रीड इट अप। ठीक है, आपको पता चल सके अच्छा ये एनसीईआरटी में दे रखा है, लेकिन मैं यही कहूंगा जो भी मैं लिखा रहा हूं उतना ही काफी है। ठीक है, उतना ही सेल्फ सफिशिएंट है। आपको बस जाके एनसीईआरटी को एक बार गो थ्रू करना है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर एक बार एनसीईआरटी पे दिखा दीजिए, तो बेटा आज मैं एनसीईआरटी को भी कवर अप करूंगा क्योंकि छोटा चैप्टर है। वी कैन टेक टाइम टू एक्सप्लोर अराउंड एनसीईआरटी। ठीक है, थोड़ा बहुत हम इधर उधर एनसीईआरटी के इर्द गिर्द घूम सकते हैं इस चैप्टर के अंदर में। ठीक है, तो फटाफट से यार लाइक करो यार, वीडियो को फटाफट से लाइक करेंगे, जल्दी करके वीडियो को लाइक कर देंगे सो दैट रीच बढ़ सके। ठीक है, जितने बच्चे हैं पढ़ाई करने वाले उन सब के पास ये वीडियो पहुंच सके। तो शुरुआत करते हैं बच्चों, इस चैप्टर से शुरुआत करेंगे, आपका सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर। ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैंने आपको बताया क्योंकि इससे 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो इसके अंदर में अगर हम हेडिंग पढ़ते हैं चैप्टर की, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। What is the meaning of cell cycle? सेल साइकिल का क्या मतलब होता है, जैसे यहां पे एनसीईआरटी में साफ मेंशन्ड है। एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है कि इस प्रोसेस के दरमियान जो आपका सेल साइकिल का जो प्रोसेस होता है, इसमें क्या हो रहा है कि यहां पे अपना सेल क्या कर रहा है बच्चों, अपनी पूरी तैयारी कर रहा है डिवाइड होने की। ठीक है, इसमें साफ लिखा है ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ सेल, डीएनए रेप्लिकेशन, सेल ग्रोथ also takes place, also the process that is cell division, DNA replication, cell growth, hence have to take place in a coordinated way to ensure correct division and formation of progeny cells to intact genome. The sequential event by which a cell duplicates its genome, synthesizes the other constituent of the cell and eventually divides into 2 daughter cells is termed as the cell cycle. मतलब अपना जो entire process है, the entire process of replication to the duplication of genome, ठीक है, the entire process जो कि यहां पे साफ मेंशन है कि the entire process आपका जो पूरा का पूरा sequential process हो रहा है, जिसमें क्या होगा बच्चों, अपने आप को सेल डिवाइड करने की पूरी तैयारी कर रहा है। the entire process of division, the process of replication of genome होगा इसके अंदर में, the process of replication of genome or the entire process in which the cell gets ready for division, or the entire process by which the cell gets ready for the division and make its copy को हम क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल देम एज सेल साइकिल। पूरे के पूरे सीक्वेंशियल इवेंट, जो एक पूरा का पूरा सीक्वेंशियल इवेंट हो रहा है, एक पूरा सीक्वेंस होता है भैया कि पहले हम इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे और फिर वापस यहां पे पहुंचेंगे। मतलब एक समय का चक्र है, जैसे कि आपकी घड़ी में हर बार 10 बजते हैं।
ठीक है, हर बार 10 बजते हैं। अब ऐसा कभी नहीं होता कि आपकी घड़ी में एक बार 10 बजा तो दूसरी बार नहीं बजेगा। तो एक सीक्वेंशियल प्रोसेस है कि 10 के बाद 11 बजेगा, 11 के बाद 12 बजेगा, 12 के बाद 1 बजेगा। तो ये जो सीक्वेंशियल प्रोसेस है उसी तरीके से सेल साइकिल के अंदर में भी, सेल के अंदर में भी एक सीक्वेंशियल प्रोसेस होता है। तो वो जो पूरा का पूरा सीक्वेंशियल प्रोसेस है उसी को हम क्या कहते हैं, सेल साइकिल। और अगर हम सेल डिवीजन के बारे में बात करें, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें अपनी सेल क्या कर रहा है, अपनी कॉपी बना रहा है। ठीक है, सेल फॉर्म्स डॉटर सेल्स, सेल फॉर्म्स टू डॉटर सेल्स, इसको हम क्या कह रहे हैं, सेल डिवीजन बुला रहे हैं। ठीक है, जिसमें सेल क्या कर रहा है बच्चों, अपनी दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन कर रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, वी कॉल देम एज द, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बच्चों, दिस इज व्हाट वी कॉल एज द सेल डिवीजन। अब अगर हम इस प्रोसेस को देखें तो ये सब के अंदर में सेम नहीं होता। एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है साफ साफ, यहां पे आप देखिए एनसीईआरटी में साफ साफ लाइन लिखी गई है कि ईस्ट फॉर एग्जांपल कैन प्रोग्रेस थ्रू द सेल साइकिल इन अबाउट 90 मिनट्स। ईस्ट को कितना मिनट लगता है, 90 मिनट लगता है। वहीं पे एक ह्यूमन सेल को लगता है एवरी 24 आवर्स। ठीक है, एक ह्यूमन सेल को लगता है कितना, 24 घंटे लगते हैं। तो वही चीज हम यहां पे भी लिखेंगे अपने नोट्स में, क्योंकि देखो बच्चों मैं आपको हमेशा एक ही चीज कहता हूं, मेरे नोट्स एकदम कंसाइज नोट्स हैं। जो मैं एनसीईआरटी में लिखा है वही आपकी कॉपी में लिखा मिलेगा आपको। ठीक है, तो एक जो आपका ईस्ट का टाइम है, ईस्ट सेल कितना लेता है बच्चे, आपको अप्रोक्सीमेटली 90 मिनट्स लेता है टू डिवाइड, और वही ह्यूमन सेल लेता है अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स टू डिवाइड। ठीक है, 24 आवर्स लेता है बच्चों डिवीजन के लिए। अब ये जो आपका जो पूरा का पूरा सेल साइकिल है बच्चों, ये पूरा का पूरा सेल साइकिल, दिस एंटायर सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू टू फेजेस। ठीक है, तो हम हेडिंग डालेंगे फेजेस ऑफ सेल साइकिल, फेजेस ऑफ सेल साइकिल, यही है भैया पूरा चैप्टर। अगर आपने ये फेजेस क्लियर तरीके से समझ लिया, पढ़ लिया, आपका पूरा चैप्टर खत्म है। ठीक है, फेजेस ऑफ सेल साइकिल, तो एंटायर फेजेस, अगर हम पूरे के पूरे फेजेस ऑफ सेल साइकिल में देखें, सो द एंटायर सेल साइकिल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, दो पार्ट में हम सेल साइकिल को पूरे डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है इंटरफेज और एक होता है एम फेज। ठीक है, द एंटायर सेल साइकिल इज बीन डिवाइडेड, जो हमारा पूरा का पूरा सेल साइकिल है बच्चों, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। वी हैव द इंटरफेज एंड एम फेज। सो दो पार्ट होते हैं बच्चों इसके अंदर में, वी हैव द इंटरफेस प्रेजेंट एंड वी हैव द एम फेज प्रेजेंट। ठीक है, पूरे के पूरे सेल साइकिल को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं बच्चों, वी हैव इंटरफेज एंड एम फेज। अगर हम इंटरफेज से शुरुआत करें तो ये क्या होता है बच्चों, ये सबसे बड़ा फेज होता है। ठीक है, पूरे के पूरे सेल साइकिल के अंदर में, अगर मैं एक यहां पे सेल साइकिल का डायग्राम बनाऊं, ठीक है, पूरे के पूरे सेल साइकिल के अंदर में इन दिस एंटायर सेल साइकिल सबसे बड़ा फेज जो होता है बच्चों, इन्हीं का ही फेज होता है। ठीक है, लेट्स सपोज ये एक सेल साइकिल का मैंने एक डिपिक्शन बनाया है। ठीक है, डिपिक्शन है बच्चों ये सेल साइकिल का। तो ये हो गया एक फेज का पार्ट। This is how the entire cell cycle is present. ठीक है, this is how the entire cell cycle is present. This phase, ये जो आपका जो फेज है, this phase, ये वाला फेज को हम क्या कहते हैं बच्चों, दिस फेज इज कॉल्ड एज द इंटरफेज। ठीक है, दिस फेज इज कॉल्ड एज व्हाट, हम इस फेज को हम इंटरफेज बुलाते हैं। एंड द रेस्ट ऑल ऑफ द स्टेजेस, ये जो पूरा का पूरा फेज होगा बच्चों, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज द एम फेज। ठीक है, तो आप देख सकते हो पूरे के पूरे सेल साइकिल को हमने दो फेजेस के अंदर में डिवाइड कर रखा है खूबी तरीके से। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से हमने पूरे के पूरे सेल साइकिल को दो पार्ट में बहुत बेहतरीन तरीके से हमने डिवाइड कर रखा है, दैट इज अवर एम फेज एंड द इंटरफेज। ठीक है, दिस एंटायर पार्ट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, तो ये जो फेज है बच्चों, दिस इज व्हाट वी कॉल एज द इंटरफेज, एंड दिस एंटायर पार्ट इज कॉल्ड एज द एम फेज। ठीक है, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, आई हैव मेंशन्ड इट, पूरा उल्टा लिख दिया, कोई नहीं।
दिस पर्पल वाला पार्ट को क्या हो गया बच्चों, दिस पर्पल पार्ट इज एम फेज एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड एज द इंटरफेज। ठीक है, दिस इंटायर पार्ट इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस इंटायर पार्ट इज कॉल्ड एज इंटरफेस। सो यू कैन सी इस तरीके से आपका एक सेल डिवाइडेड, तो सेल का 80% और वी कैन से 95% ऑफ द टाइम दे आर गोइंग टू स्पेंड, ये क्या होता है आपके इंटरफेस में ही पार्टिसिपेट करता है। तो ये क्या होता है, इट इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल। इंटरफेस क्या है बच्चों, इट इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल, लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल होता है ये। और इसमें सेल क्या कर रहा है बच्चों, तैयारी कर रहा है। इसमें क्या कर रहा है सेल बच्चों, इसके अंदर में अपनी तैयारी कर रहा है, कैसे भी कर करा के उसको क्या करना है, एग्जाम के लिए तैयार होना है। उसका एग्जाम क्या एम फेज है। जैसे बेटा आपका एग्जाम क्या है, आपका एग्जाम है नीट का एग्जाम देना, और नीट का एग्जाम क्या है, 3 घंटे 20 मिनट का टोटल पेपर होता है। अब उस 3 घंटे 20 मिनट के लिए आपको पिछले 2 साल 3 साल की मेहनत लगती है। कोई भी वो 2 साल 3 साल की मेहनत आपके नहीं देख रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ वो 3 घंटे 20 मिनट आपने कैसे बिताए हैं, वो जो आपका एग्जाम टाइम है, वो जो आपका पूरा जो प्रोसेस है, उसको लोग नापते हैं। ठीक है, उस टाइम पे अगर आप काम एंड कंपोज, अगर वो 3 घंटा 20 मिनट आपको अच्छा चला गया तो जिंदगी संवर जाती है आपकी। ठीक है, उसी तरीके से इंटरफेस क्या, इट इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल, जिसमें सेल क्या कर रहा है बच्चों, अपने आप को तैयार कर रहा है। ठीक है, सेल इज गेटिंग रेडी, और ये अपना 95% टाइम, 95 अराउंड 95% टाइम इसी में ही स्पेंड ऑफ करते हैं। ठीक है, इसी में ही ये 95% ऑफ द टाइम दे आर गोइंग टू स्पेंड ऑफ इन द इंटरफेस टाइम। और ये क्या है बच्चों, दिस फेज इज अ प्रिपरेटरी फेज। ये कैसा है बच्चों, प्रिपरेटरी फेज है। ठीक है, ये आपका प्रिपरेटरी फेज होता है, इसमें आप क्या कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो। और देखो जब भी हम तैयारी करते हैं तो लोग ताने मारते हैं, अरे यार इससे कुछ नहीं होगा, ये तो बस टाइम वेस्ट कर रहा है, इंटरनेट वेस्ट कर रहे हैं आजकल। ठीक है, ये बस घर पे बैठे रहते हैं, ये फ्री की रोटी तोड़ रहे हैं। ठीक है, इसकी तो शादी करा दो, इसकी तो शादी करा दो, अरे इसको तो पापा की दुकान पे बैठा दो, अरे इसने तो पापा का पैसा डुबा दिया। बहुत लोग बोलते हैं यार, और प्रिपरेशन में होता है यार, मैंने भी सुना है, आप भी सुनोगे, आगे की जनरेशन जो भी आएगी वो भी सुनेगी। मैं साफ सीधी बात कहूं, ये एक हमारी जो साइकोलॉजी है बच्चों, जो हमारा मेंटल है, वो कभी कोई बदल नहीं सकता। तो हमारा क्या, लोगों का जो मेंटेलिटी है वो कभी भी बदल नहीं सकती। इनफैक्ट जब हम बड़े होंगे, जब आप बड़े होंगे इनफैक्ट, तो शायद आप ये चीज रोक सको, लेकिन अभी जो चल रहा है वो तो ऐसे ही चलेगा। ठीक है, आपको लोग टोकेंगे, आपको लोग ताना मारेंगे यार, और उसी ताने को आपको क्या करना है, सुपर पावर बनानी है अपनी। उन्हीं तानों को आपको कन्वर्ट करना है, और उसको कन्वर्ट करके क्या बनानी बच्चों, अपनी सुपर पावर बनानी, ताकि आप उनके खिलाफ खड़े हो सको। ठीक है, ये जो प्रिपरेटरी फेज है, इसके अंदर में हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप अपने आप को तैयार कर रहे हो, किसके लिए, उन 3 घंटे 20 मिनट के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हो। ठीक है, और ये जो लॉन्गेस्ट फेज होता है बच्चों, सबसे ज्यादा टफेस्ट फेज है। क्यों, क्योंकि इसमें आप मेटाबॉलिकली सबसे ज्यादा एक्टिव हो, क्योंकि इसमें आप 12-12 घंटे कभी कभी पढ़ रहे होगे, आप 12-12 घंटे पढ़ रहे हो, आप 8 घंटे पढ़ रहे हो डेली। क्योंकि अभी अगर आप देखोगे तो अभी अच्छा खासा टाइम बचा है एग्जाम में, तो आप डेली 8 घंटे पढ़ रहे हो। अगर नहीं पढ़ रहे हो तो बेटा आप गलती कर रहे हो। प्लीज डू टेल मी इन द कमेंट सेगमेंट व्हाट्स योर स्टडी टाइम, मैं जानना चाहता हूं। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, यहां पे टाइमलाइन लगाओ और बताओ आपका स्टडी टाइम कितना है। तो ये कैसा होता है बच्चों, दिस इज द मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव फेज, दिस इज मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव फेज। ठीक है, ये मेटाबॉलिकली सबसे ज्यादा एक्टिव फेज होता है, क्योंकि यहां पे बहुत सारा काम हो रहा है। ठीक है, बहुत सारा काम हो रहा है, बहुत ज्यादा मेहनत हो रही है, मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव फेज है। और वहीं पे अगर एक और पॉइंट लिखे हम इंटरफेस के बारे में, एक और छोटा सा पॉइंट अगर हम लिखे इंटरफेस में, तो ये जो इंटरफेस है बच्चे, ये इसको हम रेस्टिंग फेज भी बोल रहे हैं। क्यों, क्योंकि इसके अंदर में एज सच दिखने वाला काम कुछ नहीं हो रहा है। तो स्टार्टिंग में लोग इनको क्या बोलने लगे थे कि अरे यार यहाँ पे तो लोग रेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर हम देखा जाए तो इट इज द मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव फेज होता है। और वहीं अगर हम एम फेज बात करें तो एम फेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिविजनल फेज। सारा का सारा काम इसमें ही होता है, और ये टोटल सिर्फ और सिर्फ 5% लेता है टाइम। ठीक है, पूरा का पूरा, जैसे कि लेट्स सपोज यहां पे हमने ई सेल का कितना, वो सॉरी ह्यूमन सेल्स का 24 घंटे लिखा, तो 24 में से आपका जो 23 घंटे वो इंटरफेज में होगा, और 1 घंटा किस में जाएगा बच्चे, आपका एम फेज में जाता है। तो इट्स डिविजनल फेज, 5% टाइम लेता है। अब इसमें ये जो आपका एम फेज होता है बच्चों, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, दिस एम फेज इज फर्दर डिवाइडेड, ये जो आपका एम फेज है ये फर्दर डिवाइडेड है किसमें, 2 पार्ट के अंदर में ये डिवाइडेड होता है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। It is further divided into 2 parts, karyokinesis
एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो हम लिखेंगे कैरियोकाइनेसिस मींस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। कैरियो का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। काइनेसिस का मतलब क्या होता है? डिवीजन। सो कैरियोकाइनेसिस मींस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। स्टैंड्स फॉर डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है बच्चों? आपका साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा है। अभी जो आपका न्यूक्लियस है बच्चों, द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, दो अलग अलग पार्ट में आपका डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस हो सकता है। ये जो दो अलग अलग पार्ट है वो कौन कौन से बच्चे? आपके माइटोसिस एंड मियोसिस। ठीक है, इट कैन आइदर बी माइटोसिस और इट कैन आइदर बी मियोसिस। तो दो तरीके के आपका डिवीजन है। वी हैव माइटोसिस एंड वी हैव मियोसिस, जिसके बारे में हम फर्दर पढ़ेंगे। ठीक है, इन्हीं के बारे में हम क्या करेंगे बच्चों? जल्दी ही पढ़ाएंगे। माइटोसिस एंड मियोसिस के बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे, डोंट वरी। तो अगर मैं वापस इस सेल साइकिल वाले डायग्राम पे हूं जिसके अंदर हमने डिवीजन किया है, बहुत बेकार सा डायग्राम लग रहा है मुझे, तो थोड़ा सा मुझे इस पर रब ऑफ करने दो। ठीक है, लेट मी रब इट ऑफ फर्स्ट। ठीक है, क्योंकि मुझे ये आउटर लाइनिंग नहीं अच्छी लग रही। तो लेट मी ड्रॉ इट बाय माय हैंड इटसेल्फ। तो ये जो फेज है बच्चे, दिस फेज इज कॉल्ड एज द एम फेज, जो कि हमने पहले डिस्कस किया था। ये जो पूरा का पूरा फेज है, दिस फेज इज कॉल्ड एज एम फेज। ये आपका एम फेज के अंदर में आता है। उसके बाद अगर हम देखें, ये जो पूरा का पूरा फेज है, ये जो पूरा का पूरा फेज है, मुझे हाथ से ही ड्रॉ करना पड़ेगा। दिस कम्स आउट टू बी द इंटरफेस। अब आप देखिए बच्चों, ये जो इंटरफेस है ये फर्दर डिवाइडेड है अलग अलग फेजेस के अंदर में। ठीक है, इंटरफेस इज फर्दर डिवाइडेड, इनके अलग अलग पार्ट्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, वी हैव डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स प्रेजेंट इन द इंटरफेस। INTERPHAS एंड E। ठीक है, जो आपका इंटरफेस है बच्चों, ये फर्दर डिवाइडेड है किसमें? तीन पार्ट के अंदर में। तो सबसे पहले अगर हमने देखिए यहाँ पे एम फेज को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। तो लेट मी डिवाइड इट अप ओवर हियर। ठीक है, हम इसको फर्दर डिवाइड कर देते हैं कैरियो एंड साइटो में। तो सबसे ज्यादा ये टाइम किस में बिताएगा? कैरियो में बिताएगा। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों इसका कैरियोकाइनेसिस वाला फेज, और ये हो गया बच्चे इसका साइटोकाइनेसिस वाला फेज। राइट, दिस इज के स्टैंड्स फॉर कैरियोकाइनेसिस एंड सी स्टैंड्स फॉर साइटोकाइनेसिस। अब अगर हम इंटरफेस देखें, इंटरफेस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू अलग डिफरेंट डिफरेंट फेजेस। वी हैव G1, वी हैव S एंड द G2 फेज। राइट, वी हैव थ्री फेजेस प्रेजेंट। अगर हम एनसीईआरटी में भी देखें तो एनसीईआरटी में भी इसका डायग्राम मेंशन्ड है। ठीक है, एनसीईआरटी में भी आप एग्जैक्टली इसका डायग्राम देख सकते हो कि ये फर्दर डिवाइडेड है। देखिए इस तरीके से, यहां पे देखिए ये आपका जो फेज आ रहा है, ये जो इतना फेज आ रहा है, ये कौन सा फेज है? कैरियोकाइनेसिस वाला फेज है। और ये जो फेज आ रहा है बच्चों, ये आपका किसका आ रहा है? साइटोकाइनेसिस वाला फेज आ रहा है। ठीक है, सो दिस इज द एंटायर कैरियोकाइनेसिस वाला फेज एंड दिस इज द एंटायर साइटोकाइनेसिस वाला फेज। और ये जो पूरा का पूरा बाकी फेज बच रहा है, दैट इज अवर इंटरफेज। ये जो पूरा का पूरा फेज है बच्चों, जो कि ब्लू कलर से मार्क्ड है एनसीईआरटी में, वो आपका इंटरफेज है। जो आपका ब्लैक कलर से मार्क्ड है वो क्या है? एम फेज है यहां पे। ठीक है, यहां पे देखिए लिखा भी हुआ है इसके बारे में, 95% टाइम ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। मैंने आपको पहले ही कहा मैं एग्जैक्टली एनसीईआरटी को ही कवर अप करता हूं, तो आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। तो बेसिकली अगर हम देखें, दिस इंटरफेस को था हार्वर्ड एंड पेलिक नाम के दो साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया था? हार्वर्ड एंड पेलिक ने इनको तीन पार्ट में डिवाइड किया था। उन्होंने कहा कि इसके अंदर में तीन बेसिक स्टेजेस हो रही हैं, दैट इज G1, S एंड G2 फेज। ठीक है, इसके अंदर में तीन स्टेजेस हो रही हैं बच्चों, G1, S एंड G2। ये तीन स्टेजेस हो रही हैं इसके अंदर में, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेजेस होती हैं आपके पूरे के पूरे डिवीजन के अंदर में। व्हाट आर दीज थ्री स्टेजेस? G1, S एंड G2। ये तीन स्टेजेस हो रही हैं, तो इन्हीं के बारे में अब हम कवर अप करेंगे। दिस G1, S एंड G2 फेज के बारे में हम करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है इसके बारे में? डायग्रामेटिक व्यू ऑफ सेल साइकिल इंडिकेटिंग फॉर्मिंग ऑफ टू सेल्स फ्रॉम वन सेल, फिगर 10.1। ग्रेट,
10th चैप्टर है ये। गॉट इट। चलो आगे बढ़ जाते हैं बच्चों, अब हम इंटरफेस के फेजेस के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जो मैं आपका फेज जो पढ़ाने वाला हूं वो कौन सा है बच्चे, आपका जीवन फेज। जीवन फेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फर्स्ट गैप फेज। ठीक है, ये आपका क्या है, इसको हम फर्स्ट गैप फेज कहते हैं। ठीक है, जीवन फेज इज कॉल्ड एज द फर्स्ट गैप फेज, ये आपका फर्स्ट गैप फेज है। इसमें बेसिकली सेल क्या कर रहा है बच्चों, अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है डिवीजन के लिए, बट ऑब्वियसली बात है हर साइकिल में यही हो रहा है। लेकिन इसके अंदर में जो इंपॉर्टेंट क्या हो रहा है, देखो आप कब डिवाइड होने के लिए तैयार होते हो। आप कुछ किसी भी चीज की जो लेट्स सपोज हम एक मिडिल क्लास फैमिली है, एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा। एक मिडिल क्लास फैमिली है इस तरीके से, ठीक है, एक मिडिल क्लास फैमिली के एक कमरे में दो लोग रहते हैं। अब क्या इतने बड़े कमरे में दो लोग रह सकते हैं? आराम से रह सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आपको कोई डिवीजन की जरूरत नहीं। आप क्या बोलोगे कि मम्मी मेरा कमरा बड़ा करो, या मम्मी मुझे अलग कमरा दो, दो लोग रह रहे हैं, दोनों लोग शांति से रह रहे हैं तो आराम से रह सकते हो। अब उसी तरीके से मान के रख चलो इस कमरे में 10 लोग रहने लग गए, मतलब लोग बढ़ गए इस कमरे में। अब आप क्या कहोगे? आप तो बोलोगे ना कि भैया अब हमारे पास जगह नहीं बची है, हमारे पास खड़े होने तक की जगह नहीं बची, मम्मी कुछ करिए। तो इसमें बेसिकली तब होता है क्या कि अब ये कोशिश करेंगे क्या, अब इसको डिवाइड करें। तो इसमें सबसे पहले क्या हो रही है, डिवीजन कब होगा? डिवीजन कब होगा? जब तक ये क्या हो सके, अपने आप को मैक्सिमम साइज पे अटेन ना कर सके। मतलब मान के रखो कि मैं रिटायरमेंट कब लूंगा, मेन क्वेश्चन आता है सर आप रिटायरमेंट कब लोगे? तो बेटा जब तक मैं फाइनेंशियली स्टेबल ना हो सकूं, जब तक मैं ये ना कर सकूं कि जो मेरा बच्चे हैं कि मेरे बच्चे फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो सके, आगे चल के आराम से जी सके, मेरे पास उतना पैसा है कि मैं अपने कब्र तक आराम से पहुंच सकूं। ठीक है, तब तक वो कोई भी रिटायर नहीं होगा। इनफैक्ट आपके फादर या मदर भी तब तक रिटायर नहीं होंगे जब तक आप एक स्टेबल मुकाम पे ना पहुंच जाएं, आपकी शादी ना हो जाए, आपके बच्चे ना हो जाएं, एंड फिर वो अपने आप को फाइनेंशियली डिपेंडेंट ना कर लें कि भाई अगर मैं कुछ काम ना करूं तब भी घर में पैसा आ सके उतना। ठीक है, तो इसी को फाइनेंशियल डिपेंडेंसी वो क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंसी कहते हैं। तो फर्स्ट गैप फेज में बेसिकली यही हो रहा है। तो इसमें क्या होगा बच्चों, सेल अटेन्स इट्स मैक्सिमम साइज, ताकि वो क्या कर सके, डिवाइड कर सके। क्योंकि एक छोटू सेल क्यों डिवाइड करेगा? एक छोटू सेल जिसके पास अभी बहुत सारी क्षमता है डिवीजन की, वो क्यों करेगा? मतलब अभी बहुत सारी क्षमता है ग्रो करेंगे, वो क्यों डिवाइड करेगा? तो इसमें सबसे पहला और जो फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी वजह से एनसीईआरटी में बदलाव आया था, मैं आपको बदलाव भी बताऊंगा। तो सेल अटेन्स इट्स मैक्सिमम साइज, सेल क्या करता है बच्चों, अटेन करता है अपना मैक्सिमम साइज को। ठीक है, जो एक पहले सेल छोटू सा सेल था, तो एक जो छोटा सा सेल था वो क्या कर रहा है बच्चों, लेट्स सपोज ये एक सेल है जो बहुत छोटा हुआ करता था, कुछ टाइम बाद, कुछ महीनों बाद, कुछ दिनों बाद हमने क्या देखा, ये क्या कर चुका है, अपने फुल पोटेंशियल पे आ चुका है, अपने फुल पोटेंशियल पे आ चुका है ये सेल। ठीक है, वॉट एवर द फुल पोटेंशियल ऑफ दैट सेल इज, वो उस फुल पोटेंशियल तक पहुंच चुका है। तो सेल अटेन्स इट्स मैक्सिमम साइज। ठीक है, जो भी इसका मैक्सिमम साइज है वो उतनी साइज को अटेंड कर लेता है। ठीक है, तो ताकि वो क्या कर सके, अपने आप को डिवाइड कर सके। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेल अटेन इट्स मैक्सिमम साइज, ताकि वो क्या कर सके, अपने आप को प्रॉपर तरीके से डिवाइड कर सके। नेक्स्ट पॉइंट, इसके अंदर में क्या होता है बच्चों, सेल मेक्स क्या कहते हैं, प्रोटीन फॉर, क्या कहते हैं, एस फेज, मेक्स प्रोटीन फॉर एस फेज। बेसिकली अगर हम थोड़ा सा बियॉन्ड द सिलेबस जाएं तो इसमें ये हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो जीवन फेज कॉरेस्पॉन्ड्स टू द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड मेयोसिस। ड्यूरिंग जीवन फेज मेटाबॉलिकली एक्टिव कॉन्टिन्यूस ग्रोथ एंड डज नॉट रेप्लिकेटेड डीएनए। ठीक है, वो क्या कर रहा है बच्चों, अपने आप को सिंथेसिस, मतलब एस फेज के लिए चीजें बना रहा है। ठीक है, इट मेक्स प्रोटीन फॉर एस फेज, और क्या करेगा बच्चों, आपके डुप्लीकेशन ऑफ वो क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनेलिज होंगे। इसके अंदर में बेसिकली एक और चीज होता है, डुप्लीकेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेलिज। लेकिन मेन पॉइंट मैंने आपको बता दिया, पहला पॉइंट है। द मेन पॉइंट इज दिस वन। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, सेल अटेन इट्स मैक्सिमम साइज इज द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर आते हैं बच्चों सेकंड फेज के ऊपर। तो सेकंड फेज इसके बाद आता है, वो कौन सा है बच्चे, आपका एस फेज है। एस फेज स्टैंड्स फॉर द सिंथेटिक फेज।
ठीक है। एस फेज स्टैंड्स फॉर सिंथेटिक फेज, इसको हम एस फेज को हम सिंथेटिक फेज भी बुलाते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है बच्चे, जो आपका सेल है यहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फेज है। सबसे पहली बात तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फेज है। तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, सेल अपने आप का जो जीनोम है, जो इसका डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल, उसको क्या कर रहा है बच्चों, डुप्लीकेट कर रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा बच्चों, डीएनए रेप्लिकेट्स बट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन्स द सेम। इसमें बेसिकली क्या होगा, आपका डीएनए रेप्लिकेट्स बट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन्स द सेम। but the number of chromosome remains the same। मतलब अगर मैं और एकदम लेमेन टर्म में, एकदम बेसिक टर्म में बोलूं तो हम बोल सकते हैं अमाउंट ऑफ डीएनए डबल्स। एकदम बेसिक भाषा में अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल्स बट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन्स द सेम। समझिए, वर्ड को समझिए, डीएनए डबल करेगा बट क्रोमोसोम का नंबर सेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो लेट्स सपोज एक हमारे पास सेल है जिसके पास एक क्रोमोसोम प्रेजेंट है। सपोज ये क्रोमोसोम है, ठीक है, ये एक आपका क्रोमोसोम है जिसके अंदर में 2 पिकोग्राम ऑफ डीएनए है। ठीक है, वी हैव 2 पिकोग्राम्स ऑफ डीएनए। अब ये क्या कर रहा है बच्चों, डबल करेगा। जब ये डबल करेगा तो क्या होगा भैया, व्हेन इट इज गोइंग टू डबल, तो इसके अंदर में क्या होगा बच्चों, द अमाउंट ऑफ डीएनए डबल्स बट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन्स द सेम। तो अब अगर हम देखें यहां पे इस तरीके से ये हो जाएगा, इस तरीके से। अब आप बोलोगे सर यहां पे तो आपने 2-2 क्रोमोसोम बना दिए। देखो यहां पे एक बहुत कॉमन सी है चीज। देखो जब मैं आकाश में ऑफलाइन पढ़ाता था तो बहुत सारे बच्चे पूछते थे क्वेश्चन कि सर आपने तो यहां पे 2 क्रोमोसोम्स बना दिए। हकीकत में बताओ ना बेटा, ये 2 क्रोमोसोम नहीं है। ये एक पॉइंट लिख लीजिए कहीं पे, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज ऑलवेज काउंटेड बाय द नंबर ऑफ सेंट्रोमेयर। मैं एक पॉइंट यहां पे लिख देता हूं, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम is always counted, COUN, is always counted by the number of centromere। ये आपको पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा और याद रखना पड़ेगा। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज ऑलवेज काउंटेड बाय द नंबर ऑफ सेंट्रोमियर। जितना आपका सेंट्रोमियर का नंबर होगा उतना ज्यादा आपका उतना ही क्रोमोसोम होगा। तो जैसे कि यहां पे इस डायग्राम के अंदर में देखिए ध्यान से, इस डायग्राम के अंदर में देखिए यहां पे सेंट्रोमियर कितना है, एक सेंट्रोमियर है। यहां पे भी कितना सेंट्रोमियर है, एक। यहां पे भी एक सेंट्रोमियर, यहां पे भी एक सेंट्रोमियर। सो क्या हो रहा है भैया, सेंट्रोमियर का नंबर इज सेम, राइट, द सेंट्रोमियर नंबर इज सेम। सो व्हाट इज वी हैव सेड, डीएनए रेप्लिकेट्स बट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम। तो वही चीज हुआ यहां पे, क्या हुआ, डीएनए रेप्लिकेट किया बट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम। तो यहां पे नंबर ऑफ सेंट्रोमियर कितना है, एक, मतलब क्रोमोसोम कितना है, एक। ठीक है, तो ये आपका कितना था, 1 क्रोमोसोम था। तो 1 क्रोमोसोम का एक ही क्रोमोसोम रहेगा। लेकिन यहां पे क्या लिखा है, डीएनए रेप्लिकेट्स बट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन्स द सेम। रेप्लिकेट का मतलब क्या होता है, दुगना होना। रेप्लिकेट का मतलब क्या होता है, डबल होना। रेप्लिकेट का मतलब क्या होता है, डबल होना। तो यहां पे अब जो इनका जो डीएनए हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4 पिकोग्राम ऑफ डीएनए। क्लियर हो गया तो बोलेंगे हाँ सर, क्लियर हो गया तो बोलेंगे हाँ सर। ठीक है, तो आपका क्या हुआ, क्रोमोसोम नंबर सेम है बट आपका क्या हो गया, डीएनए का नंबर डबल हो गया है। क्लियर, तो डीएनए रेप्लिकेट्स बट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन्स द सेम इन दिस। नेक्स्ट पॉइंट क्या है भैया इसके अंदर में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स। सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन इसी फेज में होता है। ठीक है, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन इसी फेज के अंदर में होता है। देखो यही चीज आपके एनसीईआरटी में भी लिखी है, यहां पे देखिए, बहुत ध्यान से पढ़िए। देखिए, एस और synthetic phase marks the period during the DNA synthesis or replication takes place. During this time the amount of DNA cell doubles। ठीक है, इसके अंदर में सेल का नंबर क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। If the initial amount of DNA is denoted by 2C, अगर 2C से डिनोट किया तो इसका इंक्रीज होकर 4C हो जाएगा। However, there is no increase in the chromosome number। ठीक है, देयर इज नो इंक्रीज इन द क्रोमोसोम नंबर में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होता है। सो इफ अ सेल हैव द डिप्लॉयड ऑफ 2n नंबर क्रोमोसोम एट G1 even after S phase the number remains the same to be 2n।
ठीक है। एन एनिमल सेल ड्यूरिंग द एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन बिगिंस इन द न्यूक्लियस एंड द सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स इन द साइटोप्लाज्म। देखो ये पॉइंट, ठीक है। इसके अंदर में क्या होगा, आपका साइटोप्लाज्म डुप्लीकेट, साइटोप्लाज्म के अंदर में आपका ये सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हो रहा है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, यही चीज मैंने आपको वही कह रहा था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, द नेक्स्ट पॉइंट इज द G2 फेज। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, आपका G2 फेज होता है। जो G2 फेज को हम क्या बुलाते हैं, सेकेंड गैप फेज। इट इज कॉल्ड एज द सेकेंड गैप फेज। अभी जो सेकेंड गैप फेज है बच्चों, इसके अंदर में क्या हो रहा है, इसमें बस बेसिकली क्या हो रहा है, ये अपने आप को मतलब दे आर मेकिंग प्रोटीन्स फॉर एम फेज। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट तो ये हो जाएगा, प्रोटीन्स फॉर एम फेज। ये प्रोटीन्स फॉर एम फेज बनाएगा, जो भी आपके प्रोटीन की जरूरत है एम फेज में वो बनाएगा। और आपका क्या होगा, जो भी आपका सेल ऑर्गेनली रह गया डुप्लीकेशन का वो करेगा, जैसे कि आपका गोल्जी अपरेटस, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, और क्या कहते हैं, कौन सा था, ईआर गोल्जी बॉडी, ईआर गोल्जी बॉडी रेप्लिकेट्स। मतलब जो बचे कुचे सेल्स हैं उनका रेप्लिकेशन यहां पे होगा। ठीक है, जो आपके बचे कुचे सेल्स हैं उनका रेप्लिकेशन आपके इस फेज के अंदर में होता है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप एनसीईआरटी का ये डायग्राम देखेंगे, यहां पे एक और फेज के बारे में मेंशन किया गया है, वो कौन सा है, G0 फेज। यहां पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट फेज के बारे में मेंशन किया, G0 फेज। अगर आप पुरानी एनसीईआरटी मतलब कुछ 5 साल पुरानी एनसीईआरटी देखोगे, तो पहले पुरानी एनसीईआरटी में जो G0 फेज है बेटा, वो कुछ एंड में मेंशन किया गया था, वो स्टार्टिंग में मेंशन किया गया था एकदम, यहां पे एकदम स्टार्टिंग में मेंशन किया गया था, जो कि गलत है। एकदम स्टार्टिंग में G0 फेज नहीं हो सकता। ठीक है, एकदम स्टार्टिंग में G0 फेज नहीं हो सकता। तो एनसीईआरटी में करेक्शन हुआ और फिर बना। क्यों, क्योंकि भाई अगर आप तैयार ही नहीं हो तो आप कैसे आप क्या कहते हैं, रोकोगे अपने आप को। ठीक है, इफ यू आर नॉट इवन प्रिपेयर्ड योरसेल्फ, अगर आपने तैयारी ही नहीं की है तो आप कैसे रिटायरमेंट लोगे। तो G0 फेज कुछ अगर हम देखें तो ये एस फेज के एकदम स्टार्टिंग में हो सकता है या G1 के बीच में हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से एक और फेज आता है बच्चों, जिसको हम क्या कहते हैं, G0 फेज बुलाते हैं। दिस फेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फेज। ये जो G0 फेज है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज होता है। G0 फेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फेज। क्यों, क्योंकि इसको पहली चीज तो इसको हम क्वेश्चन स्टेज भी बुलाते हैं। G0 फेज इज आल्सो कॉल्ड एज द क्वेश्चन स्टेज। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, यहां पे सेल आपके रेस्ट करते हैं। ठीक है, इट इज आल्सो द रेस्टिंग फेज। इसमें क्या होता है, सेल्स आपके क्या करते हैं बच्चों, रेस्ट करते हैं। ठीक है, इसके अंदर में क्या कर रहे हैं बच्चों, सेल्स आर गोइंग टू रेस्ट। अब ये कुछ सेल्स होते हैं बच्चों, दे रेस्ट परमानेंटली। ठीक है, जो जो रेस्टिंग है बच्चे, ये जो आपकी रेस्टिंग है, कुछ कुछ में कैसी होती है, परमानेंटली होती है। ठीक है, परमानेंटली मतलब एक बार जो ये सेल बना और इसी स्टेज में ही रहेगा। एक बार सेल बन गया इसीलिए इसी स्टेज में रहेगा। वो कौन सा हो गया बच्चे, आपके नर्व सेल्स। ठीक है, नर्व सेल इसी में ही रहते हैं, कार्डियक सेल इसी में ही रहते हैं। तभी तो बोलते हैं भाई सर पे कभी भी वार मत करना, सर पे कभी भी वार मत करना। अगर आपका, तभी दैट्स व्हाई देयर इज नो क्योर फॉर अल्जाइमर। अल्जाइमर का कोई भी क्योर नहीं है। क्यों, क्योंकि आपके अगर नर्व सेल डैमेज कर गए, ठीक है, whenever and whatever the condition is, if the nerve cell is getting damaged, ठीक है, by any XYZ condition, what will happen, the nerve cell is not going to make itself। ठीक है, अपने आप को नहीं बना सकते। तो अभी इसके ऊपर रिसर्च चल रही है, नर्व सेल क्लोनिंग। ठीक है, ताकि हम राइट साइड के नर्व सेल्स को लेके लेफ्ट साइड के नर्व सेल्स को क्लोन अप कर सके, या बचे कुछ नर्व सेल्स को लेके हम क्लोन अप कर सके। तो ये क्लोनिंग का प्रोसेस चल रहा है, लेकिन कब तक चलेगा खुदा जाने। तो नर्व सेल, दैट्स व्हाई ये, अगर तभी बोलते हैं सर पे कभी भी किसी के वार नहीं करना चाहिए, चाहे जितनी भी लड़ाई क्यों ना हो, जितनी भी लड़ाई क्यों ना हो, आपको कभी भी किसी के नर्व सेल पे अटैक, सर पे नहीं अटैक करना चाहिए। तो नर्व सेल क्या है बच्चों, एक बार डैमेज हो गए तो कभी नहीं सही होगे, तो उसकी जिंदगी क्या हो जाएगी बच्चों, बर्बाद हो जाती है। ठीक है, उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो नेवर डू दिस। ठीक है, सो कुछ सेल्स परमानेंटली रहते हैं नर्व सेल, तो मतलब जितने आप नर्व सेल एंड कार्डियक सेल के साथ पैदा हुए हो, उतने ही नर्व सेल के साथ आप जिंदगी गुजारने वाले हो। ठीक है, और कुछ कुछ सेल्स क्या करते हैं बच्चों, दे रेस्ट फॉर 3 डेज। जैसे कि एक मैं एग्जांपल लिखूं, 3 डेज का एक एग्जांपल लिखूं, जैसे कुछ सेल्स 3 दिन तक रुक सकते हैं इसके अंदर में, वो कौन से हो गए आपके, हेपेटिक सेल्स। और भी कम दिन के लिए रुक सकते हैं, लेकिन इसका जो मैक्सिमम जो थोड़ा बहुत जो टाइम फ्रेज है वो 3 दिन तक पहुंच सकता है हेपेटिक सेल्स का। और कुछ सेल हैं जो कि कभी नहीं रुकते, वो कौन से हैं बच्चे, दैट इज अवर स्किन सेल्स।
क्योंकि हमारी बॉडी में हर वक्त कभी ना कहीं वेरिएंट एयर चलता रहता है, हमें पता ही नहीं चलता हमारी कहां से कौन सी स्किन सेल डैमेज हो रही है, ठीक है। तो वो ऑल टाइम क्या करते रहते हैं बच्चों, उसको जरूरत पड़ती रहती है, ठीक है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज द जी नॉट फेज और द क्वेसेंट स्टेज बुलाते हैं इसको, जिसमें आपका ये रेस्ट अप करता है। क्लियर है? अब हम जानेंगे बच्चों नेक्स्ट फेज के बारे में, जो कि क्या है बच्चे आपका एम फेज। तो हमने एम फेज के अंदर में देखा कि आपके, चलो हम पूरा स्टार्टिंग से ही करते हैं। एम फेज क्या है बच्चों? इट्स द डिविजनल फेज। ये आपका एक डिविजनल फेज होता है, ठीक है। 5% इसी में टाइम बिताते हैं, ये 5% टाइम इसमें बताते हैं। अब ये जो है बच्चों, इसके अंदर में आपकी कॉपीइंग हो रही है, यही मेन फेज है, इट इज द मेन फेज। यही आपका क्या है, हीरो फेज है, और वी कैन से दिस इज द मेन फेज। ये आपका हीरो फेज है, और वी कैन से दिस इज द मेन फेज, ठीक है। अभी जो आपका एम फेज है, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियो का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। साइटो का मतलब क्या होता है? साइटोप्लाज्म। कैरियो का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। काइनेसिस का मतलब क्या होता है? डिवीजन। तो इसके अंदर बेसिकली क्या होगा आपका? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होगा, साइटोकाइनेसिस के अंदर में क्या होगा बच्चों? आपका डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होगा। ठीक है, इसके अंदर में क्या होगा बच्चों? आपका डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म हो रहा है। अब अगर हम देखें कैरियोकाइनेसिस फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, माइटोसिस एंड मियोसिस, जिसको हमें अब डिटेल में समझना है। अब बारी आ चुकी है बच्चों हमारे मेन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, माइटोसिस एंड मियोसिस के बारे में जानने की। ठीक है, हमें मेन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर माइटोसिस एंड मियोसिस के बारे में जानने के वक्त आ चुका है। तो हम स्टार्टिंग में हेडिंग डालेंगे क्या? हम सबसे पहले जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ेंगे बच्चों? हम माइटोसिस के बारे में पढ़ेंगे। कितना स्टाइलिश एम बना है, वाह। ठीक है, मैं मजाक कर रहा हूं। ठीक है, हम शुरुआत करेंगे इसके बारे में, माइटोसिस के बारे में। तो माइटोसिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, हम इसको क्या बुलाते हैं? इक्वेशनल डिवीजन भी बुलाते हैं। वी ऑल्सो कॉल दिस एज द इक्वेशनल डिवीजन। तो इसके अंदर में बेसिकली क्या हो रहा है? इक्वली डिवाइड हो रहा है। इक्वेशनल डिवीजन का मतलब क्या होता है? डिवाइडिंग इक्वली। ठीक है, चीजों का क्या होता है बच्चों? इक्वल डिवीजन हो रहा है। इसमें बेसिकली क्या होगा आपका? वन सेल मेक्स क्या कहते हैं ना, 2 कॉपीज। वन सेल विल फॉर्म 2 सेल्स। ठीक है, एक सेल से क्या बनेगा? वन सेल इज गोइंग टू फॉर्म 2 सेल। ठीक है, वन सेल इज गोइंग टू फॉर्म 2 सेल। और इक्वेशनल डिवीजन क्यों कहते हैं? कि जो आपका पेरेंटल जीनोम था, जितना आपका पेरेंटल जीनोम था उतना ही आपका क्या जाएगा बच्चे? आपका डॉटर जीनोम के पास कॉपीज जाएंगे। ठीक है, तो द पेरेंटल जीनोम एंड द डॉटर जीनोम रिमेन्स द सेम इन दिस इक्वेशनल डिवीजन। पेरेंटल एंड डॉटर जीनोम क्या जाते हैं बच्चों? एग्जैक्टली सेम जाते हैं इसके अंदर में। और अगर हम देखें माइटोसिस कहां पे होता है? माइटोसिस टेक्स प्लेस इन आवर सोमैटिक सेल्स। तो मेनली माइटोसिस कहां पे होता है बच्चे? हमारे सोमैटिक सेल्स के अंदर में होता है। मतलब आपके उन सेल्स के अंदर में जिसमें आपका क्या कहते हैं ना, दीज सेल्स आर नॉट इन्वॉल्व इन सेक्स क्रोमोसोम। तो ये बेसिकली मेन सेल्स है, जैसे मेरे आई के सेल्स, मेरे बालों के अंदर में, मेरे स्किन के अंदर में आपका माइटोसिस हो रहा है। तो अगर मैं इक्वेशनल डिवीजन को समझूं, इक्वेशनल डिवीजन को समझें थोड़ा सा। लेट्स सपोज ये एक सेल है, प्लॉइडी क्या है? 2n है। तो अब जो इनकी जो डॉटर सेल बनेंगी आफ्टर माइटोसिस, वो भी कैसी होंगी बच्चों? 2n होंगी। द डॉटर सेल फॉर्म्ड आफ्टर माइटोसिस, जो आपकी जो डॉटर सेल बन रही हैं माइटोसिस के बाद, जो आपकी डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, वो भी कैसी होंगी बच्चों? माइटोसिस के बाद जो आपकी डॉटर सेल बन रही है वो भी कैसी होंगी बच्चों? 2n की 2n ही रहती है, ये याद रखिएगा। ठीक है, दे विल रिमेन्स टू बी डिप्लॉयड इन नेचर, वो हमेशा डिप्लॉयड ही रहेंगी। ठीक है, तो सेम ही जो आपका पेरेंटल जीनोम था, ये जो आपका जो पेरेंटल जीनोम है, ये आपका पेरेंटल जीनोम है, वही एग्जैक्ट कॉपी दे रहा है किसके पास? डॉटर सेल्स के पास। तो एक पेरेंटल जीनोम से, एक पेरेंटल सेल से आपके 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो गया है। अब अगर हम देखें, दिस माइटोसिस इज डिवाइडेड इनटू क्या कहते हैं, अलग अलग कंपोनेंट्स के अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसको हम हिंदी में क्या बुलाते हैं? पुराना मैटर। ठीक है, तो माइटोसिस देखो, बहुत लोग को याद करने में थोड़ी सी कठिनाई होती है, तो आपको एक हिंदी का शब्द याद कर लीजिएगा,
पुराना मैट, मेरी देखो थोड़ी सी हिंदी वीक है, आप बताइएगा मैंने अगर स्पेलिंग मिस्टेक की है तो प्लीज मुझे डू टेल मी, ठीक है? अगर मैंने स्पेलिंग मिस्टेक की है तो प्लीज डू टेल मी इन द कमेंट सेगमेंट, ठीक है? पुराना मैट के बारे में हमें बात करनी है। व्हाट इज पुराना मैट? पुराना से हम प्रोफेज लेंगे, मैट से हम क्या लेंगे? मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। सो दिस माइटोसिस इज फर्दर डिवाइडेड। अगर हम देखें तो ये जो माइटोसिस है बच्चों फर्दर डिवाइडेड होता है अलग अलग फेजेस के अंदर में, अलग अलग कंपोनेंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट फेज इज कॉल्ड एज प्रोफेज, पुराना। फिर आता है मैट, एम स्टैंड्स फॉर मेटाफेज। मेटा मतलब मिडिल, मेटा मतलब मिडिल, मिडिल फेज, प्रोफेज, मेटाफेज, देन एनाफेज। सबसे ज्यादा शॉर्टेस्ट फेज ये होता है, इसीलिए हम इसको इनविजिबल फेज भी बुलाते हैं। एंड देन लास्ट फेज इज द टीलोफेज। टीलो का मतलब क्या होता है? एंड्स। तभी टीलोमियर, तभी आपको वो जो सेल के अंदर में हमने टीलोमियर वर्ड पढ़ा है वही आता है। तो टीलो का मतलब क्या होता है? एजेस या एंड, ठीक है? टीलो का मतलब क्या होता है? एंड होता है। तो प्रोफेज is the first phase, metaphase is the second phase, anaphase is the third phase, and the fourth phase and the last phase is called as the telophase. तो याद करने का अगर हम तरीका पकड़े तो याद करने का तरीका बहुत ही सिंपल है, दैट इज क्या है? पुराना मैट, ठीक है? आपको क्या याद करना है बच्चों? पुराना मैट याद कर लो, हो जाएगा, ठीक है? पुराना मैट, देखो बहुत लोगों को ये कठिनाइयां होती है इन सारे शब्द कोशों को जोड़ के याद करने की, तो आप बस पुराना मैट याद कर लोगे तो हो जाएगा, ठीक है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, ये आपके फेजेस हो जाते हैं। तो चलते हैं बच्चों थोड़ा सा डिटेल में इन सारे फेजेस के बारे में शुरुआत करेंगे। तो लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट विद प्रोफेज नाउ। प्रोफेज क्या है बच्चों? इट्स द फर्स्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल, ठीक है? ये आपका क्या होता है? प्रो का मतलब क्या होता है? फर्स्ट। ये आपका क्या है? इट इज द फर्स्ट फेज, ठीक है? सबसे पहला फेज होता है इसके अंदर में। अब ये जो प्रोफेज है बच्चों, देखा जाए अगर आप बुक्स पढ़ोगे तो ये तीन फेजेस में डिवाइडेड, अर्ली प्रोफेज, मिडिल प्रोफेज एंड लेट प्रोफेज, ठीक है? अर्ली प्रोफेज, मिडिल प्रोफेज एंड लेट प्रोफेज। लेकिन मैं आपको मिडिल प्रोफेज नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको क्या करूंगा? अर्ली और लेट के बीच में ही पढ़ाऊंगा, ठीक है? अर्ली और लेट को हम समझ लेंगे तो अपना मिडिल वाला पार्ट कवर अप हो जाएगा, ठीक है? अर्ली और लेट को ही हम पकड़ेंगे, दो पार्ट्स को, और वो आपका पूरा सेगमेंट कवर अप कर लेंगे। सो दिस प्रोफेज इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, अर्ली प्रोफेज, ठीक है? तो अर्ली प्रोफेज में बेसिकली क्या हो रहा है, तो उसके लिए हम पहले सेल देखना पड़ेगा। तो ये क्या होगा? तो लेट्स सपोज ये आपका एक सेल है, ठीक है? अभी सेल के अंदर में क्या होगा? न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होंगी। इस तरीके से उसके अंदर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है? न्यूक्लियस के अंदर में क्या होगा? आपका क्रोमैटिन फाइबर प्रेजेंट होगा, ठीक है? लाइक दिस द क्रोमैटिन फाइबर इज प्रेजेंट, और इस तरीके से उनके पास न्यूक्लियोप्लाज्म भी प्रेजेंट होगा। इस तरीके से उनके पास उसका न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म भी प्रेजेंट होगा, ठीक है? तो अगर मैं नामकरण करूं तो ये क्या हो गया? साइटोप्लाज्म। ये हो गया क्या आपका? न्यूक्लियोप्लाज्म। ये क्या हो गया? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है? ये हो गया बच्चों आपका क्रोमैटिन फाइबर। हमने सेल में पढ़ा था क्या कि आपके एक नॉन डिवाइडिंग सेल के अंदर में क्या होता है? क्रोमैटिन फाइबर जेनेटिक मटेरियल होता है, और एक डिवाइडिंग सेल के अंदर में क्रोमोसोम होता है। तो अभी हम क्रोमोसोम का फॉर्मेशन भी पढ़ेंगे, ठीक है? और ये क्या है बच्चे? आपका न्यूक्लियोलस है। और अगर ये एनिमल सेल है, इफ इट इज एनिमल सेल, तो इस तरीके से इसके पास क्या होते हैं? सेंट्रियोल भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि एस्टर रेस शो कर रहे हैं, ठीक है? तो इस तरीके से क्या है बच्चे? इनके पास सेंट्रियोल भी प्रेजेंट है अगर ये एक एनिमल सेल है तो। तो अब अर्ली प्रोफेज में बेसिकली क्या होता है आपका? अर्ली प्रोफेज में व्हाट विल हैपन? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स टू डिसअपियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन starts to disappear, nucleolus starts to disappear, nucleolus starts to disappear, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स टू डिसअपियर, न्यूक्लियर और न्यूक्लियोलस स्टार्ट्स टू डिसअपियर, ठीक है? और क्या होगा बच्चों? आपका सेंट्रियोल स्टार्ट्स टू मूव अपोजिट पोल,
सेंट्रियोल क्या करता है बच्चों, स्टार्ट करता है मूव करना अपोजिट पोल की तरफ, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन की तरफ आपका सेंट्रियोल मूव करना शुरुआत कर देता है, ठीक है, सेंट्रियोल स्टार्ट्स टू मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल की तरफ सेंट्रियोल का मूवमेंट शुरू हो जाता है, ठीक है। अगर ये सेंट्रियोल अपोजिट पोल की तरफ मूव करता है तो बिकॉज ऑफ दिस एस्टर रेज, बिकॉज ऑफ दिस माइक्रोट्यूब्यूल ये क्या बनाता है, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन शुरू कर देता है, ठीक है। एज वेल एज यहां पे अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम स्टार्ट्स, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। अब देखो सबने बच्चों ने कभी कपड़े धोए हैं, हम सब लोगों ने कपड़े धोए यार, हम लोग कोई भी अंबानी के घर से नहीं, अगर कोई है, अगर कोई अंबानी के घर से तो प्लीज डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, सर मैं इतना अमीर हूं कि मैंने कभी जिंदगी में कपड़े नहीं धोए, तो आई एम रियली, मैं क्या बताऊं, ये एग्जाम्पल आपके लिए नहीं है, तो आप समझ लीजिए, एग्जाम थोड़ा सा खुद समझ लीजिएगा। तो बेसिकली हम सब ने, मैंने कपड़े धोए भैया, मैंने पूरे कॉलेज डेज में कपड़े धोए, इनफैक्ट अभी भी मैं कपड़े धोता हूं, मैं साफ सीधे होता हूं तो अपने कपड़े धोता हूं। तो लेट्स सपोज ये एक मेरे मेरे बच्चे की एक टी शर्ट पड़ी है मेरे सामने, ठीक है, तो लेट्स सपोज ये अगर ये गीली होगी, अगर ये कपड़ा क्या है गीला होगा, तो मैं क्या करूंगा, इसको इस तरीके से निचोड़ना शुरू करूंगा, प्लीज सॉरी जयान मेरे को डांटना मत, मैं क्या करूंगा, इस तरीके से निचोड़ना शुरू करूंगा। जब मैं निचोड़ना शुरू कर रहा हूं इस कपड़े को, देख रहे हो यहां पे क्या हो रहा है, इस तरीके से नॉट का फॉर्मेशन हुआ इस कपड़े में, देखो इस तरीके से नॉट का फॉर्मेशन शुरू हो रहा है, और निचोड़ रहा हूं और निचोड़ रहा हूं मैं और घुमा रहा हूं, तो और क्या हो रहा है बच्चे, अभी जो कपड़ा था, ये जो कपड़ा था लंबा कपड़ा था, ये कपड़ा क्या था, लंबा कपड़ा था, अब मैंने अगर इसको घुमाना शुरू किया, मैंने इसको क्या किया, स्पाइरलाइजेशन शुरू किया, तो क्या होगा, ये छोटा होते जा रहा है कपड़ा, इस तरीके से मोटा होगा और छोटा होता चला जाएगा, और इस तरीके से देखो, ध्यान से देखो, नॉट का फॉर्मेशन हो गया, और धीरे धीरे करके ये क्या हो जाएगा, पूरा एक कॉइल गठरी बन जाएगी। अब अगर इसमें पानी होगा तो क्या होगा, सारा पानी निचोड़ता है, ठीक है, सारा पानी निचोड़ते, तो हम कपड़े धोते तो हम क्या करते हैं भैया, उसको पीटते हैं और फिर निचोड़ना शुरू करते हैं, स्पाइरलाइजेशन करते हैं, ठीक है, वी परफॉर्म व्हाट, वी डू स्पाइरलाइजेशन। हम क्या करते हैं बच्चों, स्पाइरलाइजेशन करते हैं, जो इसको गोल गोल घुमाना हो रहा है ये आपका स्पाइरलाइजेशन है, इस तरीके से जो मैं गोल गोल घुमा रहा हूं ये क्या है बच्चों, आपका स्पाइरलाइजेशन हो रहा है। तो व्हाट इज स्पाइरलाइजेशन, तो हम इसको निचोड़ने की जो प्रतिक्रिया कर रहे हैं वो आपका स्पाइरलाइजेशन के अंदर में हम इसको कंसिडर कर रहे हैं। तो स्पाइरलाइजेशन होगा तो आपका जो क्रोमैटिन फाइबर है, ये जो आपका इस तरीके से जो आपका जो क्रोमैटिन फाइबर है, इसको हम स्पाइरलाइज करेंगे, तो इस तरीके से ये क्या बनाएंगे बच्चों, इस तरीके से दे आर गोइंग टू फॉर्म द नॉट्स, वो इस तरीके से क्या करने लग जाएंगे बच्चों, नॉट का फॉर्मेशन शुरू कर देंगे, और इट विल लीड टू द कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। इसकी वजह से क्या होगा बच्चों, आपका कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, मतलब कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन होगा, और इसी की वजह से आपका क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। इसी कंडेंसेशन की वजह से ये इतना ज्यादा कॉइलिंग होगा, जो कि आप क्लास 12th के मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ोगे या स्मॉल बायो में पढ़ोगे, डीएनए पैकेजिंग के अंदर में, कि कैसे आपका सोलिनॉइड से सुपर सोलिनॉइड स्ट्रक्चर एंड देन आपका क्रोमैटिन स्ट्रक्चर बनता है बस बाय कॉइलिंग, ठीक है। तो ये आपका कॉइलिंग होगा, ठीक है, स्पाइरलाइजेशन हम बोले तो कॉइलिंग प्रोसेस हो रहा है इसके अंदर में, ठीक है। तो ये आपका कंडेंसेशन की तरफ लीड करेगा, ये इस तरीके से आपके नॉट्स बनाएंगे, और नॉट से क्या हो जाएगा बच्चों, कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन से आपका क्या बनेगा बच्चों, आपका क्रोमोसोम, इट विल लीड टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम। तभी हमने क्या पढ़ा था सेल साइकिल, सेल चैप्टर के अंदर में, तभी हमने सेल साइकिल, सेल चैप्टर के अंदर में क्या पढ़ा है कि क्रोमैटिन फाइबर क्या है, एक क्या है, जेनेटिक मटेरियल है इन अ नॉन डिवाइडिंग सेल, एंड क्रोमोसोम इज अ लॉन्ग, इट्स अ लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इन अ डिवाइडिंग सेल ओनली, ठीक है, वहां पे ये जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। तो क्रोमोसोम का फॉर्मेशन यहां पे शुरू हो जा रहा है इन द अर्ली प्रोफेज, ठीक है। अब हम बात करते हैं बच्चों लेट प्रोफेज के बारे में। नाउ इन लेट प्रोफेज ये प्रोसेस बहुत ही इजी हो जाएगा। इन लेट प्रोफेज व्हाट विल हैपन, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्ड, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो चुका है भैया, डिसअपियर हो चुका है, द एंटायर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज बीन डिसअपियर्ड, न्यूक्लियोलस क्या हो चुका है बच्चों, आपका डिसअपियर हो चुका है, और इस तरीके से सेंट्रियोल हैज बीन मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल, and it has led to the formation of the spindle fibers। इस तरीके से बच्चे उन्होंने आपस में फाइबर नुमा स्ट्रक्चर बना लिया है, लाइक दिस, ठीक है। तो लेट प्रोफेज व्हाट हैज हैपेंड,
द क्रोमोसोम वो आपका क्या हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्ड, nuclear membrane disappeared, nucleolus disappeared, अब देखो यहां पे देखो, अब ये देखो दो बाहर की तरफ लिक्विड्स है, यहां पे देखो एक है साइटोप्लाज्म का लिक्विड, ठीक है, ये क्या है बच्चों, देखो इस तरीके से यहां पे ये जो सेगमेंट है ये आपका साइटोप्लाज्म का लिक्विड है, अंदर क्या है न्यूक्लियोप्लाज्म, बाहर की तरफ साइटोप्लाज्म का लिक्विड है और अंदर क्या है बच्चों आपका न्यूक्लियोप्लाज्म का लिक्विड है। तो अब क्या होगा, दो लिक्विड का मिक्सिंग होगी। आपने फिजिक्स के अंदर में पढ़ा है, व्हेन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिक्विड इज गोइंग टू मिक्स टुगेदर, उसकी क्या हो जाती है बच्चों, उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसमें सेम चीज हो रही है, मिक्सिंग ऑफ साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, ये दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे, मिक्सिंग ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म की आपस में मिक्सिंग हो जाएगी, लीडिंग टू द इंक्रीज ऑफ विस्कोसिटी, इंक्रीज ऑफ विस्कोसिटी, इसकी लिक्विड की विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, एज वेल एज इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इंक्रीज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा। फिजिक्स मैं तभी बोलता हूं भाई मुझे फिजिक्स भी आती है, केमिस्ट्री भी आती है, मैथ्स भी आती है, थोड़ी बहुत मैथ्स तो बहुत थोड़ी सी आती है, ठीक है। तो बेसिकली बॉटनी में सब कुछ इन्वॉल्व यार, बॉटनी में सब कुछ इन्वॉल्व होता है। तो देखो यहाँ पे आरआई का भी इंट्रोडक्शन हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो इंक्रीज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो चुका है, इसके अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाता है बच्चों, बढ़ जाता है। सो मिक्सिंग ऑफ साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म से क्या हो गया बच्चों, उसकी लिक्विड की विस्कोसिटी बढ़ गई, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जा रहा है, ठीक है। एज वेल एज क्या हुआ बच्चों, आपका सेंट्रियोल मूव्ड अपार्ट, centriole moved opposite pole, moved at opposite pole, सेंट्रियोल क्या हो गया बच्चों, अपना मूव कर चुका है, कहां पे, सेंट्रियोल हैज बीन मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल, और क्या हो गया बच्चों, आपका स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो चुका है, ठीक है। इट हैज लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर व्हिच हैज इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ मेटाफेज, ठीक है। बाय द फॉर्मेशन ऑफ दिस स्पिंडल फाइबर इट हैज इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ द मेटाफेज, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो चुका है बच्चों, हमारा मेटाफेज की शुरुआत हो चुकी है, इसकी वजह से बच्चों हमारी मेटाफेज की शुरुआत हो चुकी है। मेटाफेज के अंदर में भी अर्ली लेट एंड मिडिल आता है, लेकिन हम सिर्फ एक नॉर्मल मेटाफेज पढ़ेंगे जिसमें सारा चीज कवर अप करेंगे। तो मेटाफेज क्या है बच्चों, इट्स द सेकंड फेज, पहली चीज, ठीक है, ये आपका सेकंड फेज होता है। तो इसके अंदर में बेसिकली क्या हो रहा है, तो भैया हमारा नीला कलर का सेल था, ठीक है, इस तरीके से हमारा एक ब्लू कलर का सेल था, जिसके अंदर में हमने क्या किया था, एम्फीएस्ट्रल एनास्ट्रल वाले क्या कहते हैं, हमने सेंट्रियोल रखे हैं, इस तरीके से क्या है बच्चे, यहां पे आपके स्पिंडल फाइबर्स प्रेजेंट है, कॉन्टिन्यूस डिसकॉन्टिन्यूस अभी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा मैं एक और चीज बता दूं, यहां पे एक चीज मैंने यहां पे नहीं लिखी, यहां पे आपका ट्यूबुलिन प्रोटीन का फॉर्मेशन भी होता है एक, यहां पे एक और प्रोटीन बनती है, जो कौन सी ट्यूबुलिन प्रोटीन है, आप प्लीज लिख लीजिए। हाँ, तो अब इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, मेटाफेज के अंदर में सेकेंड फेज में क्या होगा, आपका क्रोमोसोम अलाइंस टुवर्ड्स द इक्वेटोरियल प्लेट, ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब मैं क्रोमैटिन फाइबर वर्ड नहीं यूज करूंगा, क्रोमोसोम वर्ड यूज करूंगा, क्रोमोसोम अलाइंस एट इक्वेटोरियल प्लेट्स। अब मेन क्वेश्चन है, क्या सर बीच में सच में एक लाइन है क्या सेल के, क्या सेल के बीच में, क्या सेल अपने बीचों बीच में इस तरीके से एक लाइन का फॉर्मेशन कर रहा है क्या सेल सच में एक लाइन बना रहा है, आंसर होगा नहीं, ये एक इमेजिनरी लाइन है। ये जो वर्ड है इक्वेटोरियल प्लेट, एक इमेजिनरी प्लेट है, असलियत में कोई लाइन नहीं होती। इक्वेटोरियल प्लेट वर्ड हमने इसलिए यूज किया है क्योंकि क्या हो सके, सेल को हम बीच में दर्शा सके। इक्वेटोरियल मतलब इक्वेटर, हमारा अर्थ में क्या है, एक इक्वेटोरियल लाइन जा रही है, जिससे हमारा अर्थ क्या होता है, मिडिल फेज में दिखाते हैं। तो उसी तरीके से असलियत में भी कोई अर्थ में से लाइन नहीं क्रॉस कर रही है,
ठीक है। इक्वेटोरियल प्लेट एक इमेजिनरी लाइन है, इक्वेटर एक आपकी इमेजिनरी प्लेट है, एरिया है, ठीक है। तो उसी तरीके से इक्वेटोरियल प्लेट भी क्या है बच्चों, एक इमेजिनरी वर्ड है। इसमें बेसिकली क्या होगा कि क्रोमोसोम बस सेंटर में आके अलाइन कर रहा है, ठीक है। क्रोमोसोम्स अलाइंस टुवर्ड्स इक्वेटोरियल प्लेट, और यहां पे बच्चों सिर्फ एक ही इक्वेटोरियल प्लेट होती है, ठीक है। द नंबर ऑफ इक्वेटोरियल प्लेट प्रेजेंट इन मेटाफेज इज ओनली वन। व्हाई आई एम यूजिंग दिस वर्ड, बिकॉज ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है इन योर नीट एग्जाम, ठीक है। ये नीट एग्जाम में इक्वेटोरियल प्लेट के बारे में पूछा गया। आगे चल के मैं इसके डबल इक्वेटोरियल प्लेट के बारे में भी बताऊंगा, तो उसके लिए आपको पूरा लेक्चर देखना पड़ेगा। तो इस तरीके से बच्चे आपका क्रोमोसोम क्या होगा, सेंटर में अलाइन हो जाएगा। लाइक दिस, ठीक है। इसमें क्या हो गया बच्चों, आपका क्रोमोसोम क्या हो गया, अलाइन टुवर्ड्स इक्वेटोरियल प्लेट। जब ये अलाइन करता है तो क्या होता है बच्चों, क्रोमोसोम आर्म्स आर अपोजिट फेसिंग। देखो, जब भी आप यार कभी भी अपने रिलेटिव्स के साथ कमरा शेयर करते हो, अपने भाई बहन के साथ कमरा शेयर करते हो, तो हमेशा आपकी लड़ाई होती है, यस और नो। इनको हम क्या बुलाते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो जब भी हम अपने रिलेटिव्स के साथ कमरा शेयर करते हैं या हम अपने भाई बहन के साथ कमरा शेयर करते हैं, तो हमेशा हम इनफैक्ट जब भी साथ रहते हैं, हमारी भाई बहनों में अक्सर लड़ाई होती है, ठीक है। आपके अगर एल्डर सिबलिंग्स या यंगर सिबलिंग्स होंगे तो आप ये बात एग्री करोगे, कमेंट सेगमेंट में जरूर बताएंगे यस ये सच है कि नहीं। तो व्हेनेवर वी हैव दीज यंगर और एल्डर सिबलिंग्स वी यूज्ड टू फाइट, हमारे बीच में छोटी मोटी क्वेरल होती रहती है, तो हम हमेशा क्या करते हैं, दूसरे से खफा रहते हैं। तो इसी तरीके से सेम हो रहा है। अभी ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या है बच्चों, ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स ने अपना अलग अलग डायरेक्शन कर रखा है, ठीक है। तो ये पहली चीज तो इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइन हो चुके हैं, क्रोमोसोम्स आर अपोजिट फेसिंग, एंड इट इज द बेस्ट स्टेज फॉर द स्टडी ऑफ क्रोमोसोम। तो देखिए यहां पे एनसीईआरटी में भी इसके बारे में मेंशन्ड है, एम फेज आ गया, प्रोफेज के बारे में हमने पढ़ लिया। देखो ये आपका सेकंड फेज होता है, पूरा का पूरा डिसइंटीग्रेशन होता है। देखो, दिस इज द बेस्ट फेज टू स्टडी मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम पढ़ने के लिए ये आपकी क्या होती है बच्चों, बेस्ट स्टेज होती है, ठीक है। इट इज द बेस्ट स्टेज टू स्टडी। देखो अर्ली प्रोफेज, लेट प्रोफेज, सब कुछ डिसइंटीग्रेट हो चुका है, और इस तरीके से ट्रांजिशन टू मेटाफेज दिखाया गया है यहां पे, और इस तरीके से आपका मेटाफेज गया है, ठीक है। तो ये क्या होता है, इट इज द बेस्ट स्टेज टू स्टडी द मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम, बेस्ट स्टेज टू स्टडी मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम। अब देखो, नाउ द क्रोमैटिड सॉरी द स्पिंडल फाइबर, ये जो फाइबर्स बन रहे हैं इसको हम क्या बुलाते हैं, स्पिंडल फाइबर। अब ये स्पिंडल फाइबर दो तरीके के होते हैं, कॉन्टिन्यूस एंड डिसकॉन्टिन्यूस। ये दो तरीके के हो सकते हैं, कॉन्टिन्यूस फाइबर as well as it can be a discontinuous fiber। कॉन्टिन्यूस फाइबर में बेसिकली क्या दिखाते हैं, कॉन्टिन्यूस फाइबर में क्या होता है बच्चों, नो क्रोमोसोम, जिसपे कोई क्रोमोसोम अटैच ना हो, ठीक है। कॉन्टिन्यूस फाइबर में क्या होता है, देयर इज नो क्रोमोसोम अटैच्ड, ठीक है। और डिसकॉन्टिन्यूस फाइबर क्या होता है बच्चों, इसमें आपके क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम कैसे होते हैं बच्चों, इसके अंदर में अटैच्ड होते हैं, ठीक है। इसके अंदर में क्या होता है बच्चों, क्रोमोसोम अटैच्ड होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, डिसकंटीन्यूअस फाइबर, ठीक है। तो दो तरीके के फाइबर होते हैं, कॉन्टिन्यूअस फाइबर एंड डिसकंटीन्यूअस फाइबर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर में क्रोमोसोम कितने बच्चों, आप देख सकते हो 2 सेंट्रियोल हैं, तो यहां पे कितने हैं, 2 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। 2 सेंट्रियोल हैं तो क्या होगा बच्चों, 2 क्रोमोसोम है। तो लेट्स सपोज एक क्रोमोसोम के अंदर में 2 पिकोग्राम ऑफ डीएनए, 4 पिकोग्राम ऑफ डीएनए, तो टोटल डीएनए 2 क्रोमोसोम के अंदर में जो अगर हम टोटल डीएनए देने तो 8 डीएनए, मतलब 8 पिकोग्राम ऑफ डीएनए हम बोल सकते हैं, ठीक है। 2 क्रोमोसोम के अंदर में 8 पिकोग्राम ऑफ डीएनए, ये क्यों अभी हम समझेंगे। नेक्स्ट फेज क्या आता है बच्चे, आपका एनाफेज आता है। एनाफेज क्या है बच्चों, इट्स द थर्ड फेज। ये फेज क्या है बच्चों, इट इज द शॉर्टेस्ट फेज, बहुत ही छोटा फेज होता है, इट इज द शॉर्टेस्ट फेज, एंड दिस फेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज द इनविजिबल फेज। इतना जल्दी फेज ये गुजर जाता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। दैट्स व्हाई दिस फेज इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट, इनविजिबल फेज भी बुलाते हैं हम इसको, ठीक है। अब अगर हम इसके अंदर में देखें एनाफेज के बारे में थोड़ा सा और समझें, तो इसमें बेसिकली क्या होता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फेज है।
क्योंकि पूरी कहानी माइटोसिस और मियोसिस की एनाफेज में ही लिखी जाती है। यही आपका पूरा कहते हैं ना, पूरा का पूरा स्टेज प्ले, आपका पूरा का पूरा जो कहानी है, खेल है, वो एनाफेज के अंदर ही लिखा जाएगा। तो लेट्स सपोज ये आपका सेल है, और इस तरीके से आपके सेंट्रियोल से क्रोमैटिन फाइबर अराइज होके मूव कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से आपके सेंट्रियोल से वो मूव कर रहे हैं। अब इसमें बेसिकली क्या होगा, आपका आपका जो क्रोमोसोम है वो स्टार्ट टू मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल। ठीक है, ये क्रोमोसोम क्या कर रहा है बच्चों, सबसे पहली चीज क्या होगा, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर होगा। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या होगा, सबसे पहले स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। मतलब लेट्स सपोज ये एक आपका, ये तो टूटेगा नहीं, ठीक है, बस पेन भी नहीं है यहाँ पे। स्प्लिटिंग ऑफ सेंटर में बेसिकली क्या होगा, इस तरीके से सेंटर से हम इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे। हम इसको क्या करेंगे, खींचेंगे और तोड़ेंगे। तो बीच में जो आपका जो क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमियर होता है वो क्या कर जाएगा, स्प्लिट कर जाएगा। ठीक है, तो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर होगा, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, क्रोमोसोम मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल। क्रोमोसोम स्टार्ट्स टू मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल। ठीक है, क्रोमोसोम क्या करेगा, स्टार्ट्स टू मूव करेगा, कहां पे, अपोजिट पोल की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है, क्रोमोसोम स्टार्ट्स टू मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल, अपोजिट पोल की डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर जाएगा। जब ये अपोजिट पोल की तरफ मूव करेगा तो अब क्या होगा बच्चों, बोथ द आर्म्स विल फेस ईच अदर। और वही होता है ना, जब भाई बहन अलग हो जाते हैं तो सबसे ज्यादा याद उन्हीं की आती है, सबसे ज्यादा याद उन्हीं की आती है, उन्हीं को ही हम मिस करते हैं, उन्हीं को ही हम कॉल करते हैं जब भी कोई कठिनाई होती है, कोई भी घर में प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम होती है, आप अपने बड़े भाई बहन या छोटे भाई बहन को ही याद करते हो। तो बोथ आर्म विल फेस ईच अदर, तो दोनों क्रोमोसोम के आर्म क्या करेंगे, एक दूसरे को फेस करेंगे। इस तरीके से स्प्लिटिंग हो गई और ये अपोजिट पोल की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला जो आपका क्रोमैटिन फाइबर है इसको इस डायरेक्शन में खींच के लेके जाएगा, और ये वाला जो क्रोमैटिन फाइबर है इसका वाला डिस्कंटिन्यूअस, ये इस डायरेक्शन। दोनों क्या कर रहे हैं बच्चों, इसको अपोजिट अपोजिट खींच के लेके जाएंगे। अगर मैं थोड़ा सा जूम इन करूं तो देखिए इस तरीके से। ठीक है, क्या हो रहा है, दोनों के दोनों, ये इसको इस डायरेक्शन में खींच के लेके जा रहा है और ये इसको इस डायरेक्शन में खींच के लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो दोनों के दोनों आपस में एक दूसरे को खींच के ले जा रहे हैं, और बीच में भी इनके बीच में रिपल्शन हो रहा है बिकॉज ऑफ द ट्यूबुलिन प्रोटीन। ठीक है, ट्यूबुलिन प्रोटीन क्या कर रहा है, इसको दोनों को अपोजिट अपोजिट, ये इसको इस डायरेक्शन में धक्का दे रहा है, इसको इस डायरेक्शन में धक्का दे रहा है। ठीक है, ट्यूबुलिन प्रोटीन यहां पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ये इन दोनों को अपोजिट डायरेक्शंस में पुश प्रोवाइड कर रहा है, सो दैट ये जो डिस्कंटिन्यूअस फाइबर में प्रेजेंट है ये क्या कर सके, अपोजिटली ये मूव कर सके। ठीक है, ये इस डायरेक्शन में जा सके और ये इस डायरेक्शन में मूव कर सके। अब देखो यहां पे पूरी की पूरी कहानी पलट गई, यहां पे पूरी की पूरी कहानी पलट चुकी है। हाउ मेनी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर देयर, बताइए। मेटाफेज में कितने थे, 2 ठो क्रोमोसोम थे, 8 पिकोग्राम ऑफ डीएनए था। यहां पे बताइए क्या हो गया, यहां पे क्या हो गया, हमने क्या बताया था, द नंबर ऑफ सेंट्रोमियर, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज ऑलवेज काउंटेड बाय द नंबर ऑफ सेंट्रोमियर। जितना आपका सेंट्रोमियर होगा उतना ही आपका क्या होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा। तो यहां पे सेंट्रोमियर कितने हैं, 1 2 2 3 4, टोटल 4 हैं। हाउ मेनी सेंट्रोमियर्स आर प्रेजेंट, टोटल 4 सेंट्रोमियर्स आर प्रेजेंट। So we can say total 4 chromosomes are present, but the DNA number is same, 8 picogram of DNA। तो हम कह सकते हैं एनाफेज के अंदर में क्या हुआ, इन एनाफेज द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस। ठीक है, हम ये कहेंगे कि एनाफेज के अंदर में आपका रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट थी। अब इसी इसमें हम क्या कर सकते हैं बच्चों, हम शेप्स ऑफ क्रोमोसोम पकड़ते हैं। ठीक है, इसी में हम क्या करते हैं बच्चों, हम शेप्स ऑफ क्रोमोसोम देखते हैं। ठीक है, इसी में जब ये मूव कर रहे हैं तो हम क्या देखते हैं बच्चों, अलग अलग शेप्स देखते हैं, शेप्स ऑफ क्रोमोसोम्स देखते हैं। ठीक है, हम ये पढ़ते हैं ना, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। ठीक है, उसी के बेसिस पे है ये। तो इसमें अलग अलग शेप हो जाते हैं बच्चों, जैसे वी शेप, एल शेप, जे शेप एंड आई शेप।
ठीक है, इसी से आपका वी शेप क्रोमोसोम आता है। तो मैं आपको वी शेप का एग्जांपल दे दे रहा हूं, सब मेटासेंट्रिक। मतलब इसमें ये वी शेप क्यों देगा, क्यों, क्योंकि दोनों आर्म्स क्या है, इक्वल लेंथ में। अब आपको मैं एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं, कमेंट सेगमेंट बताएंगे बच्चों, कमेंट सेगमेंट बताएंगे एल शेप का क्या है, एल शेप का क्या है, जे शेप का क्या है, एंड आई शेप का क्या है। कमेंट सेगमेंट में आपको बताना है। मैं आपको कमेंट सेगमेंट में अगर एक दो दिन बाद मैं आपको हिंट में दे भी दूंगा आंसर, ठीक है। एक दो दिन में मैं आपको खुद ही पिन कमेंट में डाल दूंगा ये, ठीक है। आपको यू हैव टू टेल मी व्हाट आर द डिफरेंट शेप्स, एल शेप का क्या है, जे शेप का क्या है, और आई शेप का क्या हो जाता है। यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका क्या होता है, कौन सा क्रोमोसोम लगेगा इसके साथ, ठीक है। तो ये हो गया बच्चे एनाफेज के अंदर में। लास्ट फेज क्या आता है बच्चे, आपका टेलोफेज। द लास्ट फेज दैट कम्स इनटू द पिक्चर इज द टेलोफेज। टीलो का क्या होता है, एंड फेज, द लास्ट फेज ये है। इसमें बेसिकली कुछ नहीं होगा, इसमें बेसिकली क्या होता है, आपका क्रोमोसोम हैज मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल। क्रोमोसोम हैज मूव्ड टुवर्ड्स अपोजिट पोल, ठीक है। क्रोमोसोम ऑलरेडी मूव कर चुका है, कहां पे, अपोजिट पोल की तरफ मूव कर चुका है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर्स, न्यूक्लियोलस रीअपियर, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर, न्यूक्लियोलस क्या हो जाएगा बच्चों, वापस रीअपियर हो जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर, न्यूक्लियोलस क्या हो जाएगा बच्चों, वापस रीअपियर कर जाता है। एज वेल एज बच्चों आपका न्यूक्लियोप्लाज्म का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा, तो वो तो हमारा बट ऑब्वियस सी बात है। एज वेल एज आपका डीकंडेंसेशन होगा, डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, ताकि क्या बन सके, क्रोमैटिन फाइबर बन सके, ठीक है, ताकि आपका क्या बन सके बच्चे, क्रोमैटिन फाइबर का फॉर्मेशन हो सके। तो ये हो गया बच्चे आपका मेन सेल। मेन सेल के अंदर में क्या होगा बच्चों, इस तरीके से आपके दोनों ये अपोजिट पोल पे आके अपना अपना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना चुके, ठीक है। अपना अपना क्या कर चुके हैं बच्चों, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये देखो मैंने क्या बनाया है, सेल एनिमल सेल का मैं बना रहा था, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट द एनिमल सेल, तो दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे विदाउट सेल वॉल बनाया है सब कुछ। तो इस तरीके से ये पूरी की पूरी कहानी वापस बना लेंगे। तो आप देखिए यहां पे कितने सेल हो गए, 2 सेल, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने क्या बना लिया भैया, 2 सेल का फॉर्मेशन कर लिया है, ठीक है। दीज आर द 2 डॉटर सेल्स, दीज आर द 2 डॉटर सेल्स, ठीक है। दीज आर द 2 डॉटर सेल्स। इस तरीके से उन्होंने 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन कर लिया। अब इस सेल के ऊपर डिपेंड करता है कब वो साइटोकाइनेसिस करे, ठीक है। डिपेंड्स ऑन द सेल कि वो कब डिपेंड करता है साइटोकाइनेसिस के ऊपर। अब ये था बच्चों आपका पूरा का पूरा मेटाफेज के बारे में, ठीक है। तो वही चीज लिखिए, न्यूक्लियोलस गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड ईआर रिफॉर्म्स, ठीक है, जो कि मैं आपको साइटोकाइनेसिस के अंदर में ये कवर अप करूंगा, ठीक है। साइटोकाइनेसिस में अभी एंड में ये बताऊंगा आपको। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस आप एनसीईआरटी से ही पढ़ लेते हैं फटाफट से। तो अगर हम देखें तो माइटोसिस और रिस्ट्रिक्टेड टू द डिप्लॉयड सेल ओनली, ठीक है। हाउएवर इन सम लोअर प्लांट्स, इन सम सोशल इंसेक्ट्स, हैप्लॉइड सेल्स आर आल्सो फॉर्म बाय द डिवीजन ऑफ माइटोसिस, ठीक है। आपके कुछ सेक्स सेल्स भी आपके डिवीजन ऑफ माइटोसिस के थ्रू बनते हैं। इट इज वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डिवीजन इन द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। आर यू अवेयर सम एग्जांपल वेयर स्टडीड हैप्लॉइड एंड डिप्लॉयड इंसेक्ट्स के एग्जांपल्स होते हैं। माइटोसिस रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड डॉटर सेल्स with identical genetic component. The growth of multicellular organism is due to mitosis. Cell growth results in disturbing the ratio between nucleus and cytoplasm. ताकि क्या कर सके, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्म का रेशियो को ये मेंटेन कर सके, ठीक है। और ये क्या कर सके, आपकी सेल्स जो भी आपके वेयर एंड टियर सेल्स हो रहे हैं, हमारी पूरी बॉडी के सेल्स, आपके गट्स के सेल, आपके स्टमक के सेल्स, हमारे हेयर सेल्स, मतलब सारे के सारे सेल्स को ये रीग्रो करके फटाफट से उसको फॉर्म कर सके। अब हम जानेंगे बच्चों अगला, द नेक्स्ट फेज इज द मियोसिस, ठीक है। नेक्स्ट फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस इज मियोसिस एंड देन इन द एंड वी विल बी स्टडीइंग अबाउट द साइटोकाइनेसिस, ठीक है। लेट्स गो। आई होप सो आपको समझ में आ रहा हो यार। मियोसिस, लेट्स टॉक अबाउट मियोसिस नो। अगर हम मियोसिस के बारे में बात करते हैं तो मियोसिस
इसको हम क्या बुलाते हैं? मियोसिस इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट? रिडक्शनल डिवीजन। वेरी इंपॉर्टेंट फेज। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिडक्शनल डिवीजन। वाई? अभी मैं आपको समझाऊंगा। ये आपका क्या करता है बच्चों? इट प्रोवाइड्स वेरिएबिलिटी। अब देखो, आपके घर में दो भाई बहन है, ठीक है, आप लेट्स सपोज छोटे हो या बड़े, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप ये देखिएगा आपका वे ऑफ लिविंग एंड आपके छोटे भाई बहन का वे ऑफ लिविंग अलग होगा। आप हो सेम माँ बाप के बच्चे, लेकिन हम दोनों के अंदर, लेट्स सपोज मेरा भी बड़ा भाई है, हम दोनों के अंदर में जमीन आसमान का फर्क है। उसकी सोच में अलग है, मेरी सोच अलग है। आई हैव एल्डर ब्रदर, जिनको पता नहीं है तो मैं बता दूं, आई हैव एल्डर ब्रदर, ही लिव्स इन दुबई। ठीक है, तो उसकी सोच अलग है, मेरी सोच अलग है। उसी तरीके से बेटा आपके भी बड़े भाई बहन होंगे या छोटे भाई बहन होंगे, दोनों की सोच अलग है, दोनों का फेस अलग है, दोनों का नाक नक्शा अलग है, दोनों की हाइट अलग है, दोनों का वॉइस की स्टेबिलिटी अलग है, वॉइस की पिच अलग है, मतलब हर चीज एग्जैक्टली अलग फॉर्म में। क्यों? बिकॉज ऑफ मियोसिस, बिकॉज ऑफ वेरिएबिलिटी। सो मियोसिस कॉजेज वेरिएबिलिटी, और इसी वेरिएबिलिटी की वजह से हम हैं, क्योंकि इसी विभिन्नता की वजह से हम हैं, तभी बोलते हैं भैया इनब्रीडिंग डिप्रेशन से हमें बचना चाहिए। ठीक है, हमारे मुस्लिम्स में तो बहुत ही होता है कि अपने चचेरे भाई से शादी करा दी गई, ममेरे भाई से शादी करा दी गई। दिस इज नॉट अलाउड, दिस शुड नॉट बी डन इन द साइंस। ठीक है, दिस शुड नॉट बी डन, इट्स अ थिंग दैट हमें अब वोकलाइज होना चाहिए। बीइंग अ मुस्लिम और अ हिंदू और अ Christian, we should be vocalized about these things, that if we are going to get married in our blood relatives, then there is a very huge circumstances, मतलब एक बहुत बड़ा रिपरकशन हम झेल सकते हैं आगे फ्यूचर जनरेशन में। तो क्योंकि हमें वेरिएबिलिटी चाहिए। अगर आप विद इन द, क्या कहते हैं, विद इन द फैमिली लाइन, विद इन द ब्लड लाइन अगर आप मैरिज करते हो तो आपके अंदर वेरिएबिलिटी नहीं आएगी, तो इट विल लीड टू द कॉज ऑफ इनब्रीडिंग डिप्रेशन, जिसके बारे में हम कभी और जिक्र करेंगे। तो वेरिएबिलिटी जो मियोसिस होता है बच्चों, इट लीड टू वेरिएबिलिटी। इसकी वजह से क्या होता है बच्चों? आपकी वेरिएबिलिटी आती है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, इसी की वजह से आपके क्या आ जाती है बच्चों? वेरिएबिलिटी आ जाती है। यही आपका क्या करता है बच्चों? मियोसिस लीड टू स्पीशीज का क्या कहते हैं, स्टेबलाइजेशन। ठीक है, ये आपका स्पीशीज का स्टेबलाइजेशन भी कॉज करता है। कैसे? मैं अभी आपको समझाऊंगा। स्पीशीज का स्टेबलाइजेशन भी यही कॉज करता है। जस्ट गिव मी फ्यू मिनट्स, आई विल एक्सप्लेन। ठीक है, स्पीशीज का स्टेबलाइजेशन भी यही कॉज करता है, एज वेल एज ये जो मियोसिस है, इसके अंदर में क्या होता है बच्चों? 1 सेल से 4 सेल का फॉर्मेशन होता है, एंड द सेल्स वेयर मियोसिस टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एज द मियोसाइट्स। The cells where meiosis takes place is called as myocytes। तो अगर हम ह्यूमंस के अंदर में देखें तो आपका टेस्टिस एंड ओवरीज, ठीक है, आपके मेल्स के अंदर में टेस्टिस एंड द फीमेल के अंदर में ओवरीज। और वहीं अगर हम प्लांट्स के अंदर में देखें तो आपका एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, एंड्रोशियम हो गया आपका मेल के लिए एंड गाइनोशियम हो गया आपके फीमेल के लिए हो जाता है। तो ये मियोसाइट्स के अंदर में होता है, तो मैं मार्क कर ही देता हूं यहां पे। तो अगर हम प्लांट्स के अंदर में देखें, फॉर मेल इट इज कॉल्ड एज द एंड्रोशियम, एंड्रोशियम के अंदर में हो रहा है। एंड्रोशियम के अंदर में भी देखें तो किसके अंदर में? इन द एंथो। और वहीं अगर हम फीमेल के अंदर में देखें तो इट्स इज गोइंग टू टेक प्लेस इनटू गाइनोशियम। गाइनोशियम को भी अगर हम जूम इन करें तो वो किस में हो रहा है बच्चे? आपके ओवरी के अंदर में हो रहा है। और वहीं अगर हम ह्यूमंस के अंदर में देखते हैं तो मेल के अंदर में इट टेक्स प्लेस इनटू टेस्टिस, एंड फीमेल के अंदर में इट टेक्स प्लेस इनटू द ओवरी। ठीक है, तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज द रिडक्शनल डिवीजन। हम इसको बुला रहे हैं क्योंकि 1 से 4 बनेंगे। अब व्हाई रिडक्शनल डिवीजन? तो लेट मी एक्सप्लेन यू द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ दिस। तो लेट सपोज ये एक सेल है, प्लॉइडी इज 2n इन नेचर। ठीक है, इसकी प्लॉइडी क्या है? 2n है। अब ये क्या करेगा बच्चों? डिवाइड करेगा। जब ये डिवाइड करेगा तो क्या करेगा बच्चों? अपनी 2 कॉपीज बनाएगा। स्टार्टिंग में हमेशा सेल साइकिल में मैंने आपको डेफिनेशन में ही बताया था, दे आर गोइंग टू फॉर्म 2 कॉपीज। पहली कॉपी और ये दूसरी कॉपी बनाएंगे इसने। पहली कॉपी की प्लॉइडी n हो जाएगा क्योंकि रिडक्शनल डिवीजन रिड्यूस होने वाला है। ये क्या हो जाएगा? रिड्यूस होगा। तो ठीक है, तो पहली कॉपी से आपका nn बन गया। अब अगला डिवीजन होगा, द नेक्स्ट डिवीजन विल टेक प्लेस इन देम। भैया 1 से 4 बनेगा, तो अब ये फिर से इसके अंदर में ये डिवाइड करेंगे। अब इनकी प्लॉइडी क्या होनी चाहिए? n/2। इन दोनों की प्लॉइडी कितनी होनी चाहिए? n/2 n/2। यस और नो? बोलेंगे हाँ सर, क्योंकि रिडक्शनल डिवीजन है। एग्जैक्टली ट्रू। तो ये कैसे हो जाएंगे? n/2 n/2 हो जाएंगे सारे के सारे, तभी ये प्रूव होता है। नहीं,
एग्जैक्टली रॉन्ग है, ये एग्जैक्टली रॉन्ग है। तो यही कॉन्सेप्ट हमें समझना है बेटा। ये जो आपका स्पीशीज है, अब ये स्पीशीज को ये मेंटेन नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अब ये देखो ना, वही हो गया ना, ह्यूमन से हमने क्या कहते हैं n/2 फ्यूज करके क्या बनाएंगे, n बनाएंगे। मतलब आपका जो कॉन्सेप्ट है स्पीशीज का वो खत्म हो जाएगा, स्पीशीज का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। मतलब आपके बच्चे क्या है, लेट्स सपोज आप ह्यूमन, आपके बच्चे क्या होंगे फिर भैया, छिपकली होंगे, ठीक है, डायनासोर पैदा हो रहे हैं, नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आपके बच्चों के अंदर में आपकी जेनेटिक वेरिएबिलिटी हो रही है, फिर वो उनके बच्चे अलग ही जेनेटिक वेरिएबिलिटी कॉज कर रहे हैं, फिर पूरी दुनिया एक सर्कस बन जाएगी, एक जू बन जाएगी। नहीं, तो आपका जो नेक्स्ट प्रोजेनी बनेगी वो कैसी रहेगी, हैप्लॉइड की हैप्लॉइड ही रहेगी, ठीक है। तो मेन क्या है बच्चों, द फर्स्ट साइकिल, द फर्स्ट डिविजन इज कॉल्ड एज द M1 मियोसिस 1 एंड द सेकंड डिविजन इज कॉल्ड एज मियोसिस 2। तो बेटा ये याद करके रखना। देखो बहुत सारे बच्चों के अंदर में कंफ्यूजन होता है, सर मियोसिस 1 मतलब पहला मियोसिस, एक मियोसिस, मियोसिस 2 का मतलब दूसरा मियोसिस। नहीं, मियोसिस इज डिवाइडेड इनटू 2 स्टेजेस, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। इन टोटल ये एक ही मियोसिस है। इन दोनों को मिला के मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 को मिला के एक ही मियोसिस हो रहा है। मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 को मिला के, इन दोनों मियोसिस को मिला के सिर्फ एक ही मियोसिस हो रहा है बच्चे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ओनली सिंगल मियोसिस इज गोइंग टू अकर, तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। कोई दो ठो मियोसिस नहीं हो रहे हैं इसके अंदर में, ठीक है। तो मियोसिस 1 इज द मेन रिडक्शनल डिवीजन, यही बच्चे आपका मेन रिडक्शनल डिवीजन है। और ये जो मियोसिस 2 है ये आपका क्या है, दिस मियोसिस 2 इज सेम एज माइटोसिस। मतलब असली रिडक्शनल डिवीजन, द मेन रिडक्शनल डिवीजन इज दिस मियोसिस 1 ओनली। मियोसिस 2 क्या है, इज सेम एज माइटोसिस, तो हम मियोसिस 2 नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। क्योंकि माइटोसिस को ही एग्जैक्टली प्रोफेज की जगह प्रोफेज 2 लिख दो, एनाफेज की जगह एनाफेज 2 लिख दो, मेटाफेज की जगह मेटाफेज 2 लिख दो, टीलोफेज की जगह टीलोफेज 2 लिख दो, दैट्स इट। कुछ और बदलाव नहीं होता है, तो ये हम नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ कवर अप करेंगे मियोसिस 1 के बारे में, ठीक है। तो अगर मैं इन मियोसिस के स्टेजेस में फिर से आपको समझाऊं, तो मैंने आपको क्या कहा, मियोसिस के अंदर में 2 स्टेजेस आते हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। देखो बहुत बच्चों के अंदर में कंफ्यूजन है, ये मैं आपकी कोई किसी का स्पेसिफिक नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन मैंने देखा है बच्चे बोलते हैं सर 2 बार मियोसिस हुआ है। नहीं भाई, मियोसिस के अंदर में 2 स्टेजेस होती हैं, लेकिन है एक ही मियोसिस, दैट इज अवर मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, M1 एंड M2, M1 एंड M2। M1 के अंदर में अगर हम बात करें, मियोसिस 1 के अंदर में क्या होता है, पुराना मैट फिर से, ठीक है। तो इट स्टैंड्स फॉर प्रोफेज 1, क्योंकि 1 लगा है तो हम आगे 1 लगा देंगे, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। ठीक है, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1 हो जाता है इसके अंदर में। और अगर हम प्रोफेज को फर्दर डिवाइड करें, देखो प्रोफेज, मैं पहले इसको कंप्लीट कर लेता हूं। और वहीं अगर मियोसिस 2 के अंदर में देखें तो वी हैव प्रोफेज 2, बस 2 लग जाएगा और कुछ नहीं। तो देखो मैं ये कहूंगा प्रोफेज एंड प्रोफेज 1 एंड प्रोफेज एंड प्रोफेज 2 आर एग्जैक्टली सेम, मेटाफेज एंड मेटाफेज 2 आर एग्जैक्टली सेम, एनाफेज एंड एनाफेज 2 आर एग्जैक्टली सेम, टीलोफेज एंड टीलोफेज 2 आर एग्जैक्टली सेम। देखो यार, थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी इज नेसेसरी। तो अगर आप बैठ के इसके फिर से पॉइंट पढ़ोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, जो मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूं मेरे बच्चे स्मार्ट स्टडी करें रादर देन गधा मजदूरी वाली स्टडी, क्योंकि मैंने कभी जिंदगी में गधा मजदूरी नहीं की है, मैंने कभी जिंदगी में गधा मजदूरी वाली पढ़ाई नहीं की, और ना ही मैं चाहता हूं मेरे बच्चे भी करें, ठीक है। मैं अगर अपने बारे में बताऊं तो बच्चे, मैं सिर्फ 2 से 3 घंटा पढ़ता था, सिर्फ 2 से 3 घंटा पढ़ता था, ठीक है। मैं सिर्फ 2 से 3 घंटा पढ़ता था, दैट्स इट। और मैंने आपको बताया, मैंने गवर्नमेंट एग्जाम भी निकाला है, MBBS का पेपर भी निकाला है, क्योंकि मैं बिलीव करता हूं स्मार्ट स्टडी में। गधा मजदूरी वाली स्टडी मुझसे नहीं हो पाती यार, ठीक है, मुझसे नहीं हो पाती। लोग बोलते हैं भैया इतने घंटे पढ़ो, घर में लॉक कर दो, ये कर दो, वो कर दो, मैं नहीं बिलीव करता यार। आई विल नेवर से कि भाई जाके अपने आप को लॉक कर दो, किसी से जिंदगी में ना मिलो, एकदम 6 घंटे एकदम गधों की तरह पढ़ो, नहीं यार। लोग कहते हैं, मैंने भी कई बार कहा है, लेकिन मैं यही कहूंगा कि यार आपको अपनी कैपेसिटी जानना है, ठीक है। प्रोफेज 1 इज फॉर द डिवाइडेड इनटू ले जा पानी डिपेंड आई,
लेप्टोटीन ले जा जाइगोटीन पैकेटीन ले जा पानी डिप्लोटीन एंड डायकेनेसिस। देखो जब मैं छोटा था मुझे इसको याद करने में बड़ी कठिनाई होती थी, ठीक है, जब मैं छोटा था मुझे इसको याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, तो मैंने इसको याद करने का एक छोटा सा निंजा टेक्निक बनाई। निंजा टेक्निक क्या थी, हमारे जैसे मैं यूपी से बिलोंग करता हूं, आप लोग को पता है यूपी बिहार से बिलोंग करता हूं, तो हमारे में एक कहावत कही जाती है, चुल्लू भर पानी में डूब मर। चुल्लू भर मतलब जस्ट टेक अ हैंडफुल ऑफ वाटर एंड डिप एंड डाई। तो इसी से मैंने एक कहानी बनाई, ले जा पानी डिप एंड डाई। ले जा पानी डिप एंड डाई। ले जा पानी डिप एंड डाई, तो ले से क्या आ गया लेप्टोटीन, जा से क्या आ गया जाइगोटीन, पानी से क्या आ गया पैकेटीन, डिप से क्या आ गया डिप्लोटीन एंड डाई से क्या आ गया बच्चों डायकेनेसिस। ले जा पानी डिप एंड डाई, ले जा। तो आप फटाफट से आप, अच्छा एक और चीज मैं बता दूं इसके अंदर में, मेटाफेज एंड मेटाफेज, ओ सॉरी, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 के बीच में एक और फेज आ सकता है, वो कौन सा, इंटरकाइनेज फेज, जो कि क्या होता है रेस्टिंग फेज होता है, जो कि सब में नहीं होता। ठीक है, एक सेल चाहे तो रेस्ट कर सकता है इंटरकाइनेज में जाके। ठीक है, तो फटाफट से अगर आपको चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस सो दैट आपको भी ये टेक्निक याद हो सके। ठीक है, तो अब हम बाकी इसके फेजेस के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द लेप्टोटीन से। अब हम क्या करेंगे बच्चों, शुरुआत करते हैं लेप्टोटीन। देखो ये फेजेस, देखो पहली चीज तो आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है, ये सारे ले जा पानी डिप एंड डाई, मतलब ये ऐसे अपने एक्रोनिम्स खुद से बनाओ। आपके जो भी आपके इर्द गिर्द जो लाइफ साइकिल में, मतलब आपके जो भी लाइफ में जो भी इधर उधर चल रहा है, उन्हीं सब चीजों को जोड़ के ऐसे छोटे छोटे बनाया करो। जैसे मेरे तरफ ये चल रहा था, मम्मी मुझे बहुत डांट रही थी उस टाइम पे, तो मैंने ये बना लिया, तो अब तक मुझे याद है ले जा पानी डिपेंड है। तो आप भी अपने तरीके से अपने ऐसे फेजेस बना सकते हो, ले जा पानी डिपेंड है। तो लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट विद प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 से शुरुआत करेंगे। प्रोफेज 1 हमने बात की, द फर्स्ट फेज, ये आपका फर्स्ट फेज होता है, और ये फर्दर डिवाइडेड है किसमें, ले जा पानी डिपेंड आई में। तो सबसे पहले क्या आता है लेप्टोटीन। लेप्टोटीन में बेसिकली क्या हो रहा है, आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स टू डिसअपियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स टू डिसअपियर, nuclear membrane starts to disappear, nucleolus starts to disappear, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट टू डिसअपियर, न्यूक्लियोलस स्टार्ट्स टू डिसअपियर। ठीक है, और आपका क्या होगा, सेंट्रियोल मूव्स टुवर्ड्स अपोजिट पोल, सेंट्रियोल स्टार्ट्स टू मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल। ठीक है, सेंट्रियोल क्या करेगा, स्टार्ट करेगा मूव करना टुवर्ड्स अपोजिट पोल, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर जाएगा। ठीक है, एज वेल एज क्या होगा इसके अंदर में आपका क्रोमोसोम, मतलब नॉट फॉर्मेशन इन क्रोमैटिन फाइबर। ठीक है, क्रोमैटिन फाइबर क्या बनाएगा, क्रोमैटिन फाइबर के अंदर में नॉट्स बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, क्रोमैटिन फाइबर के अंदर में नॉट्स का फॉर्मेशन, जो मैंने आपको दिखाया था ना कि कैसे ये, जैसे ये कंडेंस हो रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा, इस तरीके से नॉट बन जाएगी। ठीक है, जैसे पहले एक नॉट बनी, इस तरीके से कई सारे नॉट्स बन जाएंगे। तो ये आपका जो क्रोमैटिन फाइबर है, ये जो आपका जो इस तरीके से क्रोमैटिन फाइबर है, इसके अंदर में कुछ इस तरीके से दे विल स्टार्ट क्रिएटिंग द नॉट्स लाइक दिस। इस तरीके से वो नॉट्स का फॉर्मेशन शुरू कर देंगे। ठीक है, और ये कुछ वुल की तरीके से भी लगता है, तो इसलिए इसको वुल प्राइम स्टेज भी बुलाया जाता है, लेप्टोटीन। फिर आता है बच्चों आपका क्या, जाइगोटीन, ले जा। इसमें आपका जाइगोटीन के अंदर में एक जो मेन पॉइंट है, सबसे पहले उस मेन पॉइंट से मैं लिखूंगा। ठीक है, इसके अंदर में जो सबसे ज्यादा मेन क्या होता है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होगा।
ठीक है, इसमें आपका पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम हो रहा है इसके अंदर में, जो कि एक बहुत ही निहायती इंपॉर्टेंट स्टेज है। ठीक है, तो पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम में क्या होगा कि आपका जो मैटरनल क्रोमोसोम है और फादर साइड का क्रोमोसोम और मैटरनल क्रोमोसोम आपस में आके, लेट्स सपोज दो अलग अलग क्रोमोसोम्स हैं, वो आपस में आके पेयर अप करेंगे। ठीक है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, जो भी आपका होमोलोगस क्रोमोसोम है वो क्या करेगा बच्चों, आपस में पेयरिंग करेगा। सो पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, और इसमें आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स बनता है साइनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का, साइनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। सो दिस साइनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स इज नथिंग बट अ प्रोटीन। ये आपका क्या है बच्चों, एक प्रोटीन का सबसेट होता है। तो लेट मी मेक अ डायग्राम। तो लेट सपोज कुछ इस तरीके से, मान के रखो एक साइनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपका एक साइनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है। अब इसी के अंदर में क्या होगा बच्चे, आपका पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, लाइक दिस द, लेट्स सपोज ये आपका कोई मैटरनल साइड का क्रोमोसोम है। ठीक है, आपका मैटरनल साइड का कोई एक क्रोमोसोम है और ये आपका दूसरा क्रोमोसोम है, वो आके कुछ इस तरीके से आपकी पेयरिंग शुरू कर जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से क्या करेंगे बच्चों, आपस में आके क्या करते हैं बच्चों, आपका पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम शुरू कर देते हैं। ठीक है, पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम शुरू कर देते हैं इसके अंदर में। ठीक है, ठीक है, तो पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इसी के अंदर में शुरू हो जाता है। ठीक है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इसी के अंदर में शुरू हो जाएगा और ये आपका डायाड एंड टेट्राड का फॉर्मेशन कर देंगे। ठीक है, दे विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ डायाड एंड टेट्राड स्टेजेस। ठीक है, अब इसको हम क्या बुलाते हैं बच्चों, दिस एंटायर कॉम्प्लेक्स, ये जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है इसको हम क्या कह रहे हैं बच्चों, वी आर गोइंग टू कॉल देम एज, ये जो एंटायर पार्ट बन रहा है इसको हम क्या बुलाते हैं बच्चों, डायाड या टेट्राड बोलते हैं। डायाड या टेट्राड बोलते हैं। अब कई बार पूछा जाता है जस्ट टेल मी द नंबर ऑफ, ये आपका पहली चीज तो दिस इज अ साइनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स, याद रखिएगा। कई बार पूछा जाता है टेल मी द नंबर ऑफ डायाड। ठीक है, या आपका बता दें नंबर ऑफ बायोवेलेंट कितने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ बायोवेलेंट या नंबर ऑफ डायाड कितने, नंबर ऑफ टेट्राड कितने हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ बायोवेलेंट अगर आपको कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ बायोवेलेंट और नंबर ऑफ टेट्राड, तो आपको हर बार डायग्राम से नहीं देखना है, जो भी आपका नंबर ऑफ क्रोमोसोम है उसको डिवाइड बाय 2 कर दो। नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिवाइड बाय 2। ओवर हेयर फॉर एग्जाम्पल ओवर हेयर, यहां पे अगर हम एक एग्जाम्पल देखें, यहां पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, 2, तो 2 डिवाइड बाय 2 गिव्स आउट टू बी 1 बायोवेलेंट और 1 डायाड और 1 टेट्राड। तो आप देख लीजिए कितने टेट्राड बन रहे हैं, एक बन रहे हैं। तो लेट्स सपोज आपके 10 क्रोमोसोम है, तो 10 डिवाइड बाय 2 तो कितने डायाड या टेट्राड बने, आपके कितने डायाड और टेट्राड बने, तो 10 डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो 5 बन जाएंगे। तो इस तरीके से नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिवाइडेड बाय 2 से आपका क्या हो जाता है, नंबर ऑफ बायोवेलेंट आपका कैलकुलेट हो सकता है, या हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ डायाड, या हम नंबर ऑफ टेट्राड को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पे देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज दिख रही होगी आपको, पकड़िए क्या है, यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज दिख रही है। असली में बेटा कैज़्मा फॉर्मेशन यहीं पे स्टार्ट हुआ था। असली में कैज़्मा फॉर्मेशन जब आपका पेयरिंग हुई, वहीं से आपका कैज़्मा फॉर्मेशन शुरू हुआ। ठीक है, तो कैज़्मा फॉर्मेशन तो हम क्या कहते हैं ना कि कैज़्मा डिसअपीयर, मतलब अपीयर करता है, क्या कहते हैं आपके डिप्लोटीन स्टेज में, लेकिन फॉर्मेशन आपके जाइगोटीन स्टेज से ही शुरुआत हुई। इसको मैं आगे चल के समझाऊंगा, डोंट वरी। तो आपको आई थिंक सो ये आपका नंबर ऑफ बायोवेलेंट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो इसमें मेन काम क्या हो रहा है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम कौन से क्रोमोसोम होते हैं जो कि क्या होते हैं बच्चों, सिमिलर होते हैं, किसमें, शेप में, साइज में। ठीक है, शेप एंड साइज में कैसे होते हैं, एग्जैक्टली सिमिलर। जैसे कि मेरा हाथ है, मेरा हाथ किसी और के बराबर नहीं हो सकता मेरे एक्सेप्ट दूसरे हाथ, तो ये क्या हो गया, ये दोनों क्या हो गए, होमोलोगस फॉर्म में चले गए। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्रोमो शेप एंड साइज क्या होता है बच्चों, इसका सेम होता है, उसके नंबर ऑफ जीन्स भी एग्जैक्टली सेम होते हैं। फिर आता है नेक्स्ट स्टेज, पैकेटीन स्टेज, ले जा पानी, पैकेटीन। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज, ये आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फेज है, क्योंकि यहां पे आपके रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनते हैं। ठीक है, यहां पे क्या बनते हैं बच्चों, इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। अब ये जो स्टेज है पैकेटीन, इस पे सबसे ज्यादा काम, या हम बोल सकते हैं ना सबसे ज्यादा मेहनत, या आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, 2 लोगों ने इसके ऊपर सबसे ज्यादा काम किया था, जिसकी वजह से आप क्लास 12th में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी पढ़ोगे, वो है मॉर्गन एंड कैसल। कमेंट सेगमेंट में आपको बताना है मॉर्गन ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था। कमेंट सेगमेंट में आपको बताना है मॉर्गन ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, मैं आपको हिंट दे देता हूं, ये आपकी क्लास 12th में है,
आपके जेनेटिक्स वाले चैप्टर में, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में मॉर्गन का जिक्र है, ठीक है। उन्होंने वो जो कॉन्सेप्ट दिया था वो यहीं से शुरुआत हुई थी, पैकेटिन के कॉन्सेप्ट से उनकी, ठीक है। पैकेटिन के ही कॉन्सेप्ट से शुरुआत हुई थी। तो मॉर्गन एंड कैसल ने ये आपका कॉन्सेप्ट दिया था रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल का। तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, यहां पे मेन इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में क्या हो रहा है बच्चों, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, जो कि बहुत ही अटमोस्ट इंपॉर्टेंट काम है। इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वर्क कि कैसे आपका क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। दिस क्रॉसिंग ओवर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्रॉसिंग ओवर बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम। तो इसमें बेसिकली क्या होगा आपका, हम क्रॉसिंग ओवर के स्टेजेस देख लेते हैं। तो इसमें बेसिकली आपके 3 एंजाइम का इस्तेमाल होगा, ठीक है। इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ 3 एंजाइम्स। 3 एंजाइम का इस्तेमाल होता है, तीनों के बारे में हम बात करेंगे। तो हमने कौन कौन सा पिंक एंड ब्लू यूज किया। तो लेट्स सपोज ये है आपका क्रोमोसोम 1, ठीक है। ये है बच्चों आपका क्रोमोसोम 1 और साथ में क्या है बच्चों आपका क्रोमोसोम 2 प्रेजेंट है। अब इसमें तीनों एंजाइम का काम होगा। सबसे पहला काम द फर्स्ट वर्क विच इज गोइंग टू हैपन, इसमें क्या होगा बच्चे, आपका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वर्कआउट करेगा, ठीक है। आरई इज गोइंग टू वर्कआउट, ठीक है। तो द फर्स्ट एंजाइम इज द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब आपको जिन्होंने ये ब्रेक लिया है उनको पता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम 2 तरीके के होते हैं, एंडोन्यूक्लियस एंड एक्सोन्यूक्लियस। तो यहां पे एंडोन्यूक्लियस काम करेगा, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सा, एंडोन्यूक्लियस वाला काम करेगा, क्योंकि इसको बीच वाले सेगमेंट्स को कट करना है। तो अब ये क्या करेंगे बच्चों, इसकी कटिंग होगी और जैसे ही क्रोमोसोम बेसिकली कॉइल्ड फॉर्म में होता है, तो जैसे ही इसकी कटिंग होगी तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, डीकंडेंस हो जाते हैं। इस तरीके से कटिंग हो गई और ये इस तरीके से ये थोड़ा सा कॉइल्ड अप हो गए, ठीक है। लाइक दिस दे हैव बीन कॉइल्ड अप। लाइक दिस ये क्या हो जाते हैं बच्चों, कॉइल्ड अप हो जाते हैं। जैसे ये कॉइल्ड अप हो जाते हैं तो इसके में क्या होता है बच्चों, अनवाइंडेज एंजाइम काम करेगा। सेकेंड एंजाइम काम करता है बच्चों, जो कौन सा है बच्चों, आपका अनवाइंडेज है। अभी जो आपका अनवाइंडेज एंजाइम है, इसको क्या करेगा बच्चों, ये ओपनिंग का काम करता है, ठीक है। जो सेकेंड एंजाइम है अनवाइंडेज, ये क्या करेगा, ये इनकी ओपनिंग का काम करेगा। जो भी आपकी कोइल्ड अप पार्ट्स हैं उसको क्या करेगा बच्चों, ये ओपन अप कर देगा, ताकि क्या कर सके, आराम से ये रेप्लिकेट कर सके। इस तरीके से क्या कर दिया बच्चों, उन्होंने ओपनिंग कर दी। एंड लास्ट में तीसरा एंजाइम क्या है आपका, लाइगेज एंजाइम, जो कि क्या करेगा बच्चों, आपकी ज्वाइनिंग का काम करेगा। द थर्ड एंजाइम इज द लाइगेज एंजाइम। अब ये डीएनए को ज्वाइन करना है तो डीएनए लाइगेज एंजाइम होगा, ठीक है। इफ यू आर गोइंग टू ज्वाइन डीएनए देन इट विल बी अ डीएनए लाइगेज एंजाइम, जो कि क्या करेगा, प्रॉपर ज्वाइनिंग करेगा। तो अब आप देखिए, जो आपका पहला क्रोमोसोम था, इट कंटेन्स द प्रॉपर्टी ऑफ सेकेंड क्रोमोसोम एंड सेकेंड क्रोमोसोम ऑल्सो कंटेन्स द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्स्ट क्रोमोसोम। तो इस तरीके से क्या हो गया बच्चों, आपस में मिक्सिंग हुई है, ठीक है। इट हैड लेड टू द मिक्सिंग ऑफ द क्रोमोसोम। आपस में क्या हो गया बच्चों, क्रोमोसोम ने मिक्सअप कर लिया है, ठीक है। इट हैज लेड टू द मिक्सिंग ऑफ द क्रोमोसोम। तो इस तरीके से बच्चे आपका पैकेटीन स्टेज बना, ठीक है, जिसके अंदर में आपके प्रॉपर तरीके से स्टेजेस के अंदर में मिक्सिंग हो रही है, ठीक है। प्रॉपर तरीके से मिक्सिंग प्रॉपर फॉर्म में हो रही है। तो इसके अंदर में सबसे पहले आपका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने इसको कट किया, फिर अनवाइंडेज ने इसको ओपन किया एंड देन लाइगेजेस ने क्या कर दिया बच्चों, इसकी ज्वाइनिंग कर दी। तो इसके अंदर में क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रही है बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम। तो अगर मैं इसको क्रोमोसोमल डायग्राम में आपको दिखाऊं, तो अगर हम क्रोमोसोमल डायग्राम के बेसिस पे चेक करें, तो कुछ इस तरीके से यहां पे नोड्यूल्स बन रहे हैं। तो आप देख सकते हो यहां पे एक कैज़्मा स्ट्रक्चर दिख रहा है, राइट। एक कैज़्मा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन दिख रहा है, एक एक्स लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। एक एक्स लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से हो जा रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, दिस इज व्हाट वी कॉल एज कैज़्मा, ठीक है। कैज़्मा इज नथिंग बट अ एक्स शेप स्ट्रक्चर, ठीक है, जो कि एक्स शेप स्ट्रक्चर है। अगर आप नेक्स्ट स्टेज देखें, डिप्लोटीन,
डिप्लोटीन स्टेज क्या है बच्चों, इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, आपका साइनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स डिसअपियर्स। साइनेप्टोमियल कॉम्प्लेक्स क्या करेगा बच्चों, आपका डिसअपियर कर जाएगा। जब आपका साइनेप्टोमियल कॉम्प्लेक्स डिसअपियर कर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, आपका आराम से वो कैज़्मा जो आपका था, कैज़मेटा जो था, कैज़्मा जो था बच्चों, वो आराम से वो दिखने लग जाएगा। ठीक है, कैज़्मा क्या हो जाएगा बच्चों, विजिबल हो जाएगा। कैज़्मा विल बिकम विजिबल। अब तक कैज़्मा विजिबल नहीं था, तो अब लोगों को, बहुत सारे टीचर्स को, बहुत सारे बच्चों को लगता है कैज़्मा यहीं बना। नहीं बेटा, कैज़्मा बहुत पहले ही बन गया था। आप देख सकते हो आपका कैज़्मा ले जा जाइगोटीन से ही आपका कैज़्मा का फॉर्मेशन शुरुआत हो गया था, प्रॉपर तरीके से पैकेटीन में आया, और विजिबल किस में हुआ, डिप्लोटीन में। ठीक, कैज़्मा आपका जो विजिबल हो रहा है वो डिप्लोटीन में हो रहा है, बिकॉज साइनेप्टिमल कॉम्प्लेक्स क्या हुआ है बच्चों, यहां पे डिसअपियर हुआ है, जिसकी वजह से प्रॉपर तरीके से कैज़्मा दिख गया। वही हो गया ना कि लेट्स सपोज आप एक कमरे में पढ़ाई कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो बच्चों, एक कमरे में पढ़ाई कर रहे हो, किसी कोई बाहर से नहीं देख सकता, और वही करिए खुले कमरे में पढ़िए, तो कोई भी कहीं से भी, जैसे सपोज आप छत पे पढ़ाई करो, छत में क्या है, कोई भी कवरिंग नहीं है, सिर्फ एक बेस पे कवरिंग है, तो आप क्या कर सकते हो, पूरी दुनिया आपको देख सकती है। ठीक है, तो होल वर्ल्ड कैन सी यू इजिली। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या हो गया, कैज़्मा विजिबल हो गया, जो एक्स लाइक स्ट्रक्चर क्या हो गया बच्चों, इजिली विजिबल हो गया इसके अंदर में। फिर आता है बच्चों नेक्स्ट स्टेज, वो क्या है, डायकाइनेसिस। सो डायकाइनेसिस में बेसिकली क्या हो रहा है, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैज़मेटा, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैज़मेटा। ठीक है, आपका टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैज़मेटा होगा। ठीक है, और क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ये सब कुछ रीअपीयर कर जाएंगे, सॉरी डिसअपीयर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कॉमा न्यूक्लियोलस डिसअपीयर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस क्या कर जाएंगे बच्चों, डिसअपीयर कर जाते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस क्या कर जाएंगे बच्चों, डिसअपीयर कर जाते हैं, एज वेल एज आपका सेंट्रियोल मूव्ड अपोजिट पोल, मूव्ड अपार्ट। सेंट्रियोल क्या है बच्चों, अपोजिट पोल पे मूव कर चुके हैं। ठीक है, सेंट्रियोल हैज मूव्ड अपार्ट, सेंट्रियोल अपोजिट डायरेक्शन में इजीली मूव आउट कर चुके हैं। तो टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैज़मेटा हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस डिसअपीयर कर गया, और सेंट्रियोल क्या हो चुका है बच्चों, मूव्ड अपार्ट, सेंट्रियोल अपोजिट डायरेक्शन पे जा चुके हैं। तो ये हो गया बच्चे आपका प्रोफेज 1। फिर हम जाते हैं बच्चों नेक्स्ट स्टेज की तरफ, वो आता है आपका मेटाफेज 1। देखो मेटाफेज 1 मेटाफेज से और मेटाफेज 2 से बहुत डिफरेंट होता है। मेटाफेज 1 मेटाफेज 2 से एंड मेटाफेज से बहुत डिफरेंट होता है। क्यों, इसमें क्या होता है बच्चे, इट कंटेन्स 2 इक्वेटोरियल प्लेट। यही आ गया मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। इनके पास 2 इक्वेटोरियल प्लेट होते हैं। ठीक है, इनके पास क्या होते हैं, 2 इक्वेटोरियल प्लेट, मतलब आपके डिसकंटीन्यूअस, देखो यहां पे अगर हम मेटाफेज पे जाएं, यहां के इनके जो डिसकंटीन्यूअस फाइबर था, इनका जो डिसकंटीन्यूअस फाइबर था, देखो ये आपका डिसकंटीन्यूअस फाइबर है, दिस वन इज अ डिसकंटीन्यूअस फाइबर। इनके डिसकंटीन्यूअस फाइबर पे सिर्फ एक ही क्रोमोसोम प्रेजेंट था, इनके डिसकंटीन्यूअस फाइबर पे सिर्फ एक ही क्रोमोसोम प्रेजेंट था। लेकिन अब इनके जो डिसकंटीन्यूअस फाइबर होता है उसके ऊपर एक पे नहीं 2 क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो मेटाफेज 2 के अंदर में 2 इक्वेटोरियल प्लेट्स फॉर्म होंगे। तो मैं पहले डायग्राम से ही आपको समझाऊंगा। तो मैं ये बना रहा हूं आपकी कॉन्टिन्यूअस फाइबर, दीज ऑल आर द कॉन्टिन्यूअस फाइबर। ठीक है, अब इसके ऊपर हमने क्रोमोसोम्स बनाए, तो एक ही प्लेट के ऊपर में हम 2 बना रहे हैं। अब यहां पे देखिए दोनों आर्म्स क्या कर रहे हैं बच्चों, एक दूसरे को ही फेस कर रहे हैं। बोथ द आर्म्स आर फेसिंग ईच अदर, मतलब दोनों पास पास में ही। क्यों, क्योंकि इनके पास क्या है, एक एम्पल ऑफ स्पेस प्रेजेंट। ठीक है, दे विल हैव द एम्पल ऑफ स्पेस, तो बोथ आर्म्स आर फेसिंग ईच अदर, बोथ आर्म्स आर टुगेदर। दोनों के दोनों आर्म कैसे हैं बच्चों, टुगेदर होते हैं, 2 इक्वेटोरियल प्लेट है, तो दो देयर विल बी नो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर आल्सो। तो अगर यहां पे क्रोमोसोम की काउंटिंग करेंगे तो यहां पे क्रोमोसोम कितने, 1 2 3 4, क्योंकि 4 सेंट्रोमियर है तो 4 क्रोमोसोम होंगे। और लेट्स सपोज हर क्रोमोसोम के पास 2 पिकोग्राम ऑफ डीएनए है, तो 4 2 8, 2
2 4 5 6 7 8 और 8 पिकोग्राम ऑफ डीएनए मान के रख रहे हैं, क्योंकि एक क्रोमोसोम पे हम कंसिडर करें 2 पिकोग्राम ऑफ डीएनए है। ठीक है, एक क्रोमोसोम में हम कंसिडर करें 2 पिकोग्राम ऑफ डीएनए, तो 4 क्रोमोसोम पे कितना हो जाएगा, 4 2 8, 8 पिकोग्राम ऑफ डीएनए हम कंसिडर करके चल रहे हैं, मान के चल रहे हैं, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है ये। ठीक है, नेक्स्ट फेज क्या है बच्चों आपका, एनाफेज 1। तो मैंने क्या कहा था, एनाफेज ही है बच्चों आपका द मोस्ट डिटरमाइनिंग स्टेज। तो अब इसमें बेसिकली क्या होता है, देयर इज नो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। क्यों? अब मान के रखो बेटा, आप एक चॉकलेट लेके आए थे घर में, ठीक है, आप एक चॉकलेट लेके आए, आप मामा के घर पे गए और वहां पे एक ही बच्चा है, तो आप एक चॉकलेट आपने एक बच्चे को दे दी। या फिर मान के रखो एक चॉकलेट लेके आए और घर में 2 बच्चे हैं, ठीक है, एक है राजू और एक है भीम। ठीक है, नहीं राजू और भीम ले लेते हैं, राजू और भीम, राजू और चुटकी, चुटकी लेते हैं ना, तो छोटा भीम में राजू और चुटकी है, तो आपके घर में, आप मामा के घर में गए और राजू और चुटकी है, तो आप एक ही चॉकलेट गए, तो आपने क्या किया, उस चॉकलेट को आधा आधा बांट दिया। अब अगली बार गए आप मामा के घर पे, तो आपने क्या किया, एक चॉकलेट राजू के लिए लेके गए और एक चॉकलेट आप चुटकी के लिए लेके गए। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, बांटना नहीं पड़ेगा। तो दैट्स व्हाई यहां पे देयर विल बी नो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, कोई भी स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप एक इक्वल अमाउंट में चीजें लेके आए। ठीक है, यू हैव गॉट द थिंग्स इनटू वेरी इक्वल अमाउंट। तो इस तरीके से आपका हमने फाइबर बना लिया। अब कोई भी स्प्लिटिंग नहीं होगी, तो आराम से ये दोनों अपोजिट पोल पे चले गए। अभी भी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, देर इज नो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, नो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, क्रोमोसोम मूव्स इजिली, आपके क्रोमोसोम मूव कर जाएंगे अपोजिट पोल पे, क्रोमोसोम मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल। ठीक है, कोई भी स्प्लिटिंग नहीं हुई, तो हमें तोड़ने की जरूरत नहीं। दो पेन लेके आए थे, हमने दोनों एक एक को दे दिया। ठीक है, 2 चॉकलेट लेके आए थे, हमने दोनों भाइयों को एक एक दे दी। तो अभी भी क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पे 4 क्रोमोसोम एंड 8 पिकोग्राम ऑफ डीएनए है। ठीक है, 4 क्रोमोसोम और 8 पिकोग्राम ऑफ डीएनए। अब आता है नेक्स्ट फेज, जिसमें क्या होगा बच्चों, अब देखो नेक्स्ट फेज के लिए आप यहीं से समझो कि यहां पे ये एक अपोजिट पोल पे जा रहा है, तो यहां पे क्रोमोसोम कितने चले गए, 2। यहां पे क्रोमोसोम कितने चले गए, 2। डीएनए कितना हो गया, यहां पे 2 और 2 4 पिकोग्राम, यहां पे क्या हो गया, 2। रिडक्शनल डिवीजन हुआ कि नहीं, बोलेंगे हाँ सर, तो अभी आप समझ में आ जाएगा। टीलोफेज, टीलोफेज 1 के अंदर में बेसिकली क्या होगा, सेम कहानी जो हमने टीलोफेज के अंदर में लिखी थी, सेम कहानी होगी यहां पे भी। न्यूक्लियर क्रोमोसोम मूव टुवर्ड्स पोल्स, क्रोमोसोम हैड मूव्ड टुवर्ड्स पोल। ठीक है, क्रोमोसोम क्या कर चुका है, हैड मूव टुवर्ड्स पोल। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस रीअपियर्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कॉमा न्यूक्लियोलस रीअपियर्स। अब ये समझो, इसके अंदर में आपको सारी कहानी यहीं से क्लैरिटी मिल जाएगी। अब इसके अंदर में 2 सेल्स बन गए, यहां पे एक, यहां पे 2। अब दोनों क्रोमोसोम अपोजिट पोल्स पे गए हैं भाई। ठीक है, दोनों क्रोमोसोम अपोजिट पोल्स पे मूव कर गए। तो अब यहां पे देखिए भैया, यहां पे पूरी कहानी बदल चुकी है। यहां पे क्या हो चुका है, यहां पे आपके 2 ठो क्रोमोसोम आए, यहां पे आपके 2 ठो क्रोमोसोम आए। मतलब ये जो न्यूक्लियस होगा, इस न्यूक्लियस के पास कितने क्रोमोसोम है, 2 क्रोमोसोम, तो 2 दूनी 4, 4 पिकोग्राम ऑफ डीएनए। इसके पास क्या है, 2 क्रोमोसोम है और 4 पिकोग्राम ऑफ डीएनए। यस और नो, बोलेंगे हाँ सर। तो भाई रिडक्शनल डिवीजन हुआ कि नहीं? क्यों? क्योंकि ओरिजिनल के पास कितने थे, ओरिजिनल के पास कितने थे, 4 क्रोमोसोम 8 पिकोग्राम ऑफ डीएनए थे। तो 4 का हाफ कितना होता है, 2। 4 का हाफ कितना होता है, 2। डीएनए का हाफ कितना हो जाएगा, 4। तो यहां पे देखिए 2 क्रोमोसोम 4 पिकोग्राम ऑफ डीएनए, यहां पे 2 क्रोमोसोम 4 पिकोग्राम ऑफ डीएनए। रिडक्शनल डिवीजन हुआ कि नहीं? बोलेंगे हाँ सर, रिडक्शनल डिवीजन हुआ। तो इस तरीके से बच्चे आपका पूरा का पूरा रिडक्शनल डिवीजन होता है। ठीक है, तो मेन चीज यहीं पर आप देखिए पूरी की पूरी। अगर यहां पे स्प्लिटिंग हो जाती तो भैया पूरी कहानी पलट जाती। अगर यहां पे 2 इक्वेटोरियल प्लेट्स नहीं बनती, सिंगल इक्वेटोरियल प्लेट बनती, तो पूरी कहानी पलट जाती, जो कि आपके मेटाफेज 1 एंड मेटाफेज 2 में होती है। ठीक है, मेटाफेज 1 एनाफेज 2 में होती है वो कहानी। क्लियर हो गया? ठीक है, नाउ लेट्स गो फॉर द साइटोकाइनेसिस, द लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर।
फॉर्मुलाज एंड ऑल भी होते हैं बच्चों जो कि आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, डोंट हैव टू स्टडी अबाउट द फॉर्मुलाज। साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। जो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म में बच्चों दो अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, ठीक है। डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म दो अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट है। साइटोकाइनेसिस इज डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोकाइनेसिस, साइटो का मतलब क्या होता है साइटोप्लाज्म, काइनेसिस का मतलब क्या होता है डिवीजन। तो अब इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इन दिस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म के अंदर में। तो ये पहली चीज प्लांट में अलग तरीके से होती है और एनिमल में अलग तरीके से होती है, ठीक है। अगर हम प्लांट्स के अंदर में देखें, इन प्लांट्स इट इज कॉल्ड एज द सेल प्लेट मेथड। प्लांट्स में हम इसको क्या बुलाते हैं, इन प्लांट्स वी कॉल देम एज द सेल प्लेट मेथड। और वहीं अगर हम एनिमल के बारे में बात करें, इन एनिमल्स इट इज कॉल्ड एज द सेल ग्रूव मेथड, ठीक है। प्लांट्स में हम इसको क्या बुलाते हैं बच्चों, सेल प्लेट मेथड बुलाते हैं, और एनिमल्स में हम इसको क्या बुलाते हैं, सेल ग्रूव मेथड बुलाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चलो प्लांट से शुरुआत कर लेते हैं। तो देखो जब आपका टीलोफेज स्टेज बनता है तो इसमें बेसिकली क्या होता है, आपका ईआर एंड गोल्जी बॉडी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ईआर एंड गोल्जी बॉडी का रीअपीयरेंस हो रहा है आपका। तो अब ये जो प्लांट्स है, लेट्स सपोज ठीक है, इस तरीके से लेट्स सपोज ये एक प्लांट सेल है, ठीक है। उसके अंदर में कुछ लाइक दिस द टू सेल्स आर फॉर्म। अब प्लांट में अलग क्यों होता है इस पूरा डिवीजन, क्यों, क्योंकि प्लांट में क्या होता है, इस तरीके से सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। प्लांट के अंदर में कुछ इस तरीके से सेल वॉल प्रेजेंट होता है, तो इसीलिए अलग तरीके से होता है। अब सबसे पहले क्या होगा, इसके अंदर में फ्रेगमोप्लास्ट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। जो आपका जो ईआर एंड गोल्जी बॉडी है, ईआर कॉमा गोल्जी बॉडी एक्यूमुलेट इन सेंटर, टू फॉर्म द फ्रेगमोप्लास्ट, और वो क्या बना लेते हैं, फ्रेगमोप्लास्ट बना लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ईआर और गोल्जी बॉडी क्या करेंगे बच्चों, सेंटर में आ जाएंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं। अब ये क्या करेंगे बच्चों, ग्रो करेंगे। अब ये सेंटर से बाहर की तरफ, बीच से बाहर की तरफ, सेंटर से बाहर की तरफ ग्रो करेंगे, ठीक है। इन दिस डायरेक्शन दे आर गोइंग टू ग्रो, सेंटर से बाहर की तरफ के डायरेक्शन में, बीच से बाहर की तरफ ये ग्रो करेंगे, और ये प्रॉपर तरीके से ग्रो करते चले जाएंगे, ठीक है। प्रॉपर तरीके से क्या करेंगे बच्चों, ये ग्रो करते चले जाएंगे। और कुछ इस तरीके से ये एक प्लेट नुमा स्ट्रक्चर बना लेंगे, ठीक है। एक प्लेट नुमा स्ट्रक्चर बना लेंगे जो कि इनकी सेल प्लेट को ब्रेक ऑफ कर जाएगा, ठीक है। जो कि इनकी सेल प्लेट को क्या कर जाएगा, ब्रेक ऑफ कर जाएगा। तो ये इसने क्या कर दिया, बीच में एक सेल प्लेट बना लिया है, जो कि इसको क्या कर जाएगा बच्चों, बीच से डाइसेक्ट कर देगा, इसको क्या कर देगा बच्चों, ब्रेक ऑफ कर देगा, ठीक है। दिस सेल प्लेट इज गोइंग टू ब्रेक ऑफ देम, और एक फाइनली 2 न्यू सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, 2 नए सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से 2 न्यू डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। और वहीं अगर हम एनिमल्स के बारे में बात करें, एनिमल्स में बच्चों देखो देयर इज नो सेल वॉल प्रेजेंट, ठीक है। एनिमल्स में क्या है बच्चों, कोई भी सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है उनके पास, ठीक है। लाइक दिस दे हैव द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। उसके अंदर में क्या है, आपके 2 न्यूक्लियसेस प्रेजेंट है, लाइक दिस। अब सबसे पहले क्या होता है बच्चे, आपका एक क्या कहते हैं ना, फिलामेंट, एक क्या कहते हैं वो आप मुझे बताना है कौन सा प्रोटीन होता है, ठीक है। मैं आपको सेल चैप्टर के अंदर मिल जाएगा। तो आपके सबसे पहले इसके अंदर में क्या हो जाएगा, व्हाट विल हैपन इन दीज सेल्स, आपके फिलामेंट्स, वो आपके प्रोटीन्स आके एजेस पे एक्यूमुलेट कर जाएंगे। तो लेट मी रीड आउट दिस डायग्राम।
ठीक है, वो इस तरीके से इसके एजेस पे जाके वो प्रोटीन एक्यूमुलेट कर जाएंगे। अब ये जो प्रोटीन है बच्चों, वो बाहर की तरफ से अंदर की तरफ पुश करेंगे। ये आपके कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं, मैं आपको हिंट दे देता हूं, ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, ये आपको अंदर की तरफ पुश कर रहे हैं। ठीक है, ना ही ये एक्टिन है, ठीक है, ना ही ये एक्टिन है, ना ही ये केराटिन है, कौन सा बचा प्रोटीन? ठीक है, ठीक है, बताएंगे। तो ये इसको अंदर की तरफ क्या कर रहे हैं बच्चों, इसको पुश कर रहे हैं। नहीं, एक्टिन वाला नहीं, वो वाला सेगमेंट हटा दीजिए, एक्टिन और वो वाला सेगमेंट हटा दीजिए, आप बताएंगे कौन सा प्रोटीन होता है। ठीक है, मैं आपको हिंट देता हूं, इट्स माइक्रोट्यूब्यूल इंटरमीडिएट फिलामेंट, या आपका तीसरा वाला फिलामेंट, कौन सा फिलामेंट है ये? ठीक है, तो इसको क्या कर रहे हैं बच्चों, सेंटर की तरफ इसको क्या कर रहे हैं बच्चों, ये पुश करते जाते हैं। ठीक है, दे आर गोइंग टू पुश टुवर्ड द सेंटर। ठीक है, सेंटर की तरफ क्या करते हैं बच्चों, पुश करते हैं। ठीक है, लीडिंग टू द ब्रेकेज। इसमें ये क्या करेगा बच्चों, ये आपका ब्रेकेज कॉज करेगा। ठीक है, इसको सेंटर की तरफ इतना पुश कर देंगे कि ये एक फ्यूरो बना लेगा, एक ग्रूव बना लेता है। दैट्स व्हाई दिस मेथड इज आल्सो कॉल्ड एज द सेल ग्रूव मेथड। ठीक है, तो ये जो आपका प्रोटीन है, इसको अंदर की तरफ पुश करता जाएगा कि ये क्या बना लेंगे, ग्रूव बना लेंगे, एंड फाइनली ये क्या कर जाएंगे बच्चों, ये ब्रेक ऑफ कर जाएंगे। फाइनली ये क्या कर जाएंगे, ब्रेक ऑफ करके दो सेल्स का फॉर्मेशन कर देंगे। लाइक दिस। ठीक है, तो इस तरीके से दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर सेल्स। ठीक है, इस तरीके से इस मेथड को हम क्या बुलाते हैं, सेल ग्रुप मेथड। तो इसमें क्या हो रहा है, फोर्स क्या लग रही है, बाहर से आउटर साइड से अंदर की तरफ लग रही है, आउटर साइड से अंदर की तरफ लग रही है, और इसमें क्या हो रहा है, सेल प्लेट के अंदर में सेंटर से बाहर की तरफ इसकी प्लेट लग रही है, मूवमेंट लग रही है। तो इसके अंदर में क्या हो जाता है बच्चों, ये जो प्रोटीन है, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। ठीक है, ये आपका कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है। ठीक है, आपका कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है ये प्रेजेंट। ठीक है, तो ये आपको बताना भी है भैया कौन सा कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। ठीक है, विच इज अ कॉन्ट्रैक्टाइल, ये कौन सा कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के अंदर में आता है, ये आपको क्या करना है बच्चों, कवर अप करके बताना है। देखो इजी चैप्टर था यार, मैं यही कहूंगा। ठीक है, दिस वाज अ कंप्लीट इजी चैप्टर। ठीक है, काफी कुछ सारी चीजें आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई चीजें इसमें। ठीक है, कोई ऐसा सेगमेंट नहीं है जो कि आपने ना पढ़ा हो, लेकिन बस वही था कि आपको कवर अप करना है ढंग से यार। ठीक है, अगर आप चीजों को ढंग से कवर अप करके चलते हो तो चीजें आसान पड़ जाती हैं। ठीक है, आपकी चीजें क्या हो जाती है बच्चों, आसान पड़ जाती हैं। अच्छा, मैंने जो आपको एक्टिन बताया, एक्टिन नहीं होगा, एक्टिन ही होगा। ठीक है, एक्टिन प्रोटीन कैसा होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है। तो इसमें मैं ही बता देता हूं, द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन प्रेजेंट ओवर हियर इज एक्टिन। एक्टिन इसको पुश कर रहा है, जो कि आपके किसमें प्रेजेंट है, माइक्रोफिलामेंट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो तीन फिलामेंट्स होते हैं, माइक्रोफिलामेंट, आपका इंटरमीडिएट फिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, तो ये तीन फिलामेंट में से माइक्रोफिलामेंट प्रेजेंट होता है, जो कि क्या कर रहा है, इसको सेंटर की तरफ पुश कर रहा है। क्लियर? तो बस इतना ही सा चैप्टर था यार, इससे ज्यादा आपको कवर अप नहीं करना है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई प्लीज डू लाइक, शेयर करिए। ना ही आप शेयर कर रहे हैं, ना ही आप लाइक कर रहे हो। सिर्फ फलक का कमेंट आता है, अरमा का कमेंट आता है, बाकी बच्चे कमेंट भी नहीं। लाइक शेयर एंड कमेंट, प्लीज डू दैट यार। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, सलमान अनवर खान मेरा टेलीग्राम चैनल, जिसमें आपको प्रॉपर तरीके से इसके नोट्स मिल जाएंगे। एंड डू सब्सक्राइब यार, सब्सक्राइब करो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे आप लोग। ठीक है, अगर आपको प्रॉपर तरीके से, इसी तरीके से आपको नोटिफिकेशन चाहिए, वन शॉट चाहिए, तो आपको क्या करना है बच्चों, सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा। थोड़ी सी मेहनत कर लो सब्सक्राइब करके, बस वो बटन दबाने में मेहनत कर लो, और वीडियो पूरी देखो। ठीक है, वीडियो पूरी देखो। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। मैंने कुछ होमवर्क दिया है, डू टेल मी इन दोज होमवर्क, डू दिस दोज होमवर्क्स इनटू द कमेंट सेगमेंट। छोटी सी वीडियो थी, आई होप सो इसमें आपको पूरी क्लैरिटी मिल गई होगी। इससे ज्यादा आपको सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन नहीं पढ़ना है। ठीक है, मैंने जो आपका माइटोसिस 2 कवर अप नहीं किया है, वो सॉरी मियोसिस 2 कवर अप नहीं किया। मियोसिस 2 इज नथिंग बट द कॉपी ऑफ माइटोसिस, पूरा बस वही है, बस 1 2 2 2 2 लगा दो सबके पीछे एंड डन। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर सलमान खान। बाय बाय।